धनंजय आईएएस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं कुमार रौनक आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, जेपीएससी के एग्जाम 17 मार्च को होने वाला है और उसी सिलसिले में धनंजय आईएएस एकेडमी भी अपनी तरफ से प्रयास कर रही है ताकि जेपीएससी में आपका जो रास्ता है वो सुगम किया जा सके। और उसी सिलसिले में हम आए हैं आज, जो पिछला एग्जाम हुआ था और 2021 में, और उसके क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं। उसको डिस्कस करके हम लोग देखेंगे कि आखिर क्वेश्चंस आते कहाँ से हैं, और खासकर हम डिस्कस करेंगे आपके पेपर 2 को। किसको डिस्कस करेंगे हम लोग? पेपर 2 को डिस्कस करेंगे, जो लगभग आपके झारखंड स्पेशल है और 200 मार्क्स का आता है और यही गेम चेंजर है आपका। तो चलिए ज्यादा समय ना लगाते हुए हम पहले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। जो पिछला एग्जाम हुआ उसका पहला क्वेश्चन क्या है? कंसिडर रिगार्डिंग सरेंडर एंड रिहेबिलिटेशन पॉलिसी, प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति के संबंध में विचार करें। मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा, ठीक है, और हिंदी वाला भी साथ साथ चलते रहेगा। जो हिंदी में वो हिंदी में पढ़ सकते हैं इसे। तो क्या है? कंसिडर रिगार्डिंग सरेंडर एंड रिहेबिलिटेशन पॉलिसी, दिस पॉलिसी वाज अनाउंस्ड इन ईयर 2009। क्या ये पॉलिसी 2009 में आई थी? 4 स्टेटमेंट है, पहले क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ स्टेटमेंट को चुनना है, कोड को चुनना है, ठीक है ना, कोड को चुनना है। पहला स्टेटमेंट क्या है? यह पॉलिसी कब आई थी भैया? तो 2009 में आई थी। सही है कि गलत है? टू इनकरेज लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, टू सरेंडर एंड टू प्रोवाइड ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट फॉर देम इन द मेन एम ऑफ द पॉलिसी। मतलब एक्सट्रीमिस्ट, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट, मतलब किसकी बात हो रही है? नक्सलिज्म की बात हो रही है ना। आपको पता है झारखंड कहाँ आता है? रेड कॉरिडोर में आता है। आपसे कभी कोई पूछे कि रेड कॉरिडोर क्या होता है? रेड कॉरिडोर, तो रेड कॉरिडोर वो इलाके हैं भारत सरकार द्वारा चिन्हित जहां नक्सलिज्म का प्रभाव है, जहां नक्सलवाद का प्रभाव है, सीपीआई माओइस्ट जो पार्टी है उसका प्रभाव है। तो क्या यह नीति जो है वो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म में जा रहे यूथ को वापस लाने के लिए थी, उन्हें एक ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट? क्योंकि आपको पता है नक्सलिज्म सिर्फ एक लॉ एंड ऑर्डर या सिक्योरिटी का इशू नहीं है, बल्कि एक सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी है। तो क्या उन्हें एक रोजगार का व्यवस्था मिल जाए, अल्टरनेटिव व्यवस्था मिल जाए, तो वो इससे बाहर आ सकते हैं, नक्सलिज्म से बाहर आ सकते हैं। तो क्या यह एम था उसका? फिर क्या है तीसरा स्टेटमेंट देखिए। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म मीन्स दोज व्हिच हैव बीन डिक्लेयर्ड इलीगल बाय स्टेट गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 16 ऑफ द क्राइम अमेंडमेंट एक्ट 1908। क्या सेक्शन 16 1908 के एक्ट के तहत जो आते हैं उन्हीं को लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म कहते हैं। सरेंडर इज फुल्ली वॉलंटरी, प्रत्यार्पण पूर्ण रूपेण स्वैच्छिक है, अपनी इच्छा से वो सरेंडर कर सकते हैं। तो ये चारों ही स्टेटमेंट सही है, ठीक है ना। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, चारों ही स्टेटमेंट इसके सही है। इसका आंसर तो बी हो जाएगा। मतलब आपने देखा कि कहां से सवाल पूछा? नक्सलिज्म से। अब झारखंड का नाम आते ही मिनरल, नक्सलिज्म, ये सब क्या है? ये सब कुछ टर्म्स हैं जो उससे जुड़ते हैं, जो क्या है कहीं ना कहीं नक्सलिज्म उसकी पहचान तो नहीं कह सकते क्योंकि झारखंड एक बहुत ही वाइब्रेंट स्टेट है कल्चरली, मगर कहीं ना कहीं एक समस्या के रूप में उसकी पहचान कर सकते हैं। तो एक बहुत ही मौलिक समस्या से एक पहला सवाल यहाँ पे आपको देखने को मिला, और चारों के चारों स्टेटमेंट सही है। सरेंडर भी फुल्ली वॉलेंटरली होता है। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म सेक्शन 16 एक्ट 1908 के तहत डिक्लेयर किया जाता है। जो रिहेबिलिटेशन पॉलिसी है उसका एम क्या है कि भैया क्या होना चाहिए? यूथ को ऑल्टरनेट इंप्लॉयमेंट देना है ताकि वो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की तरफ आकर्षित ना हो। चलिए हम दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा सवाल क्या है कि व्हेन इज झारक्राफ्ट एस्टेब्लिश्ड। अब इससे आपको पता, पहले तो ये आपको पता चलना चाहिए कि झारक्राफ्ट है क्या। तो झारक्राफ्ट कुछ नहीं भैया, झारक्राफ्ट में जो क्राफ्ट शब्द है उसी से पता चल जाएगा कि हैंडीक्राफ्ट या सिल्क के क्राफ्ट या क्राफ्ट से जितने भी हस्तकला है, जिनमें भी हस्तकला से निर्मित चीजें हैं उनको संरक्षण प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया है। काफी साधारण सवाल है ये। अब जब भी झारखंड की इकोनॉमी को पढ़ेंगे तो ये सवाल आपके पास एकदम वन लाइनर टाइप का आएगा और इसका जवाब आपका हो जाएगा 2 का डी 2006, है ना। रांची में इसका हेडक्वार्टर वगैरह है। चलिए हम देखें, यहाँ पे ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे कि क्या होगा। यहाँ पे हम लोग पोस्टमार्टम से ज्यादा एनालिसिस पे फोकस करेंगे ताकि सवाल आते कहां से, क्या बहुत डीप सवाल आ रहा है, क्या बहुत स्तरीय, क्या बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट सवाल आ रहा है। तो अभी जो पहले 2 सवाल थे वो तो काफी आसान सवाल थे, कोई इसमें समस्या वाली बात नहीं है। तीसरा सवाल हम लोग देखते हैं। देखिए स्टेटमेंट, तो एक बात ये भी समझ में आ रहा है कि स्टेटमेंट वाले सवाल आते हैं भैया। तो क्या है पहला? देखिए स्टेटमेंट में, देखिए एक सेकंड, कंसीडर द, एक सेकंड रुकिएगा। कंसिडर द झारखंड एक्सपोर्ट पॉलिसी, है ना, निर्यात नीति के बारे में। कोई भी जो स्टेट है वो क्या चाहता है? अपने निर्यात को बढ़ाना चाहता है। और झारखंड तो आप जानते ही है काफी ज्यादा रिसोर्स रिच स्टेट है। तो क्या है निर्यात नीति 2015। इससे ये भी पता चला कि झारखंड की निर्यात नीति कब आई थी, ये आपको इस क्वेश्चन पेपर से याद रखना है। तो झारखंड की निर्यात नीति 2015 में आई थी। क्या क्या उसका एम है, क्या क्या लक्ष्य है?
तो इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन। अब आप ये बताइए, आपको कुछ भी नहीं पता है, आप नहीं जानते इस नीति के बारे में, तो भी क्या कोई भी एक्सपोर्ट को डेवलप करना हो तो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए कि नहीं चाहिए? ये तो कॉमन सेंस की बात है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही होगा। प्रोवाइडिंग चीप एंड क्वालिटी गुड इन ग्लोबल मार्केट, ये भी एम होता है। ये भी क्या होता है जी? ये भी एम हो सकता है ना? ये भी एम हो सकता है। तो जिसमें जिसमें वन नहीं है पहले तो वो हटा देंगे। तो ए में क्या है? आपका वन नहीं है। ए में क्या है जी? आपका वन नहीं है। तो ये एक क्वेश्चन, ये तो नहीं हो सकता है। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, वन जिसमें जिसमें नहीं हटा देंगे, ये भी हटा, ये भी हटा और ये भी हटा, तो पहले ही ऐसे ही आंसर आ गया, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर तो चाहिए ही चाहिए। तो बहुत डिफिकल्ट सवाल नहीं है, सामान्य भाषा पे आधारित सवाल है। आपको कुछ नहीं भी पता तो आप भाषा के आधार पर इसका जवाब निकाल सकते हैं, समझ गए? तो स्टेटमेंट से डरने की आवश्यकता नहीं है। चलिए स्टेटमेंट हम लोग बाकी पढ़ लेते हैं। तो क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए भैया, नहीं तो काम कैसे चलेगा? चीप एंड क्वालिटी गुड इन ग्लोबल मार्केट, तभी तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा ना। अगर आप महंगा सामान बेचेंगे तो एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेगा? ये अंग्रेजी है, ये एक्सपोर्ट नीति से ज्यादा आपको क्या है, अंग्रेजी का सवाल ज्यादा लग रहा है। और 2015 में ये नीति आई थी। With the help of this policy, Jharkhand contribution in all India export reached to 2% by 2020। बिल्कुल सही बात है ना? बिल्कुल सही बात है, 2% तक पहुंच गया 2020 तक। फिर क्या? झारखंड एक्सपोर्ट प्रमोशन बोर्ड हैज बीन सेट अप टू प्रमोट एक्सपोर्ट। सीधा बात है, आपको कुछ नहीं भी पता है, वन वाला साधारण लैंग्वेज पकड़ करके आप आंसर तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि कूट जो है वो बहुत साधारण दिया है, जिसमें भी वन नहीं है काट देंगे, आंसर बी हो जाएगा, आप भी पहुंच जाएंगे। तो देख रहे हैं आप, सवाल क्या है, देखने में ज्यादा डिफिकल्ट है जो अभी तक हमने देखा, मगर अंदर में आप जाइएगा तो बहुत ज्यादा कुछ उसमें नहीं है। चलिए अब ये है भैया, ये कौन सा सवाल है? देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट रिगार्डिंग पीवीजीटी डाकिया योजना? पीवीजीटी है ना, एकदम जो ट्राइबल ग्रुप में भी क्या होता है, एकदम प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप है, और भारत सरकार ने ऐसे पीवीटीजी कितने आइडेंटिफाई किए हैं? भारत सरकार ने टोटल 75 पीवीजीटी आइडेंटिफाई किए हैं। तो पूछ रहा है कि झारखंड में क्योंकि एक ट्राइबल बाहुल्य क्षेत्र है, एक ट्राइबल बाहुल्य क्षेत्र है, तो पीवीजीटी डाकिया योजना के रिगार्डिंग स्टेटमेंट पूछ रहा है। ये भी क्या है? कोड वाला कूट वाला सवाल है। तो पहला क्या है? 2017 में शुरू हुआ, बिल्कुल सही, यहां से याद रख लेना है। जैसे झारक्राफ्ट आया कब हुआ? तो 2016। अगली इस एग्जाम में मान लीजिए पूछ दे कि पीवीजीटी डाकिया योजना कब शुरू हुई, तो इसमें तो दिया हुआ है 2017। तो ये चीज आपको ध्यान रख लेना है। दिस इज फूड सिक्योरिटी स्कीम फॉर प्रिमिटिव ट्राइब। प्रिमिटिव ट्राइब तो है ही, इसका पीवीजीटी में प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप ही आते हैं। क्या है? प्रिमिटिव वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, इसका डेफिनेशन यही होता है, फुल फॉर्म ही होता है। तो सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी के लिए है, बिल्कुल सही बात है। अंडर दिस एक्ट 25 के जी, नहीं नहीं, ये गलत है, ये गलत है, ये 35 के जी है। ये मैं जो बता रहा हूं आपको ध्यान रखना, ये कितना है? 35 के जी फूड पैकेट का बात है, ठीक है ना, फूड ग्रेन के पैकेट का बात है। तो पीवीजीटी कितने हैं देश में? 75 है। झारखंड सरकार ने डाकिया योजना लाई, पीवीटीजी, सॉरी जीटी में बोल रहा हूँ, पीवीटीजी डाकिया योजना कब लाई? 2017 में लाई। फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करता है, और इसमें 35 केजी के फूड ग्रेन मिलते हैं, ठीक है ना। तो जिसमें भी 3 है वो कट जाएगा। आपको ये भी अगर साधारण सा बात पता है, जिसमें 3 है वो कट जाएगा, तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, अब क्या बचा? ए और देखिए 4 नंबर, अंडर दिस द बेनिफिशियरी गेट फूड ग्रेन इन पीडीएस सिस्टम। अब आपको ऑप्शन में देखिए कहीं 4 का जिक्र ही नहीं है। अब ये क्वेश्चन बनाने वाले पे है, ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैं कुछ कर नहीं सकता हूं। तो 4 स्टेटमेंट का तो कोई महत्व ही नहीं रहा, क्योंकि कूट में ही नहीं है, तो इसका जवाब सीधा ए हो जाएगा, ठीक है ना। इसका जवाब क्या है? ए है। तो देखिए 4 आपको पता है, नहीं पता है तो भी क्या हो गया, आंसर आप तक मिल गया। बस आपको क्या ध्यान रखना था कि 2017 में आया पीवीटीजी डाकिया योजना, और क्या हुआ जी? और क्या हुआ? तो इसमें 35 केजी के फूड ग्रेन के पैकेट मिलते हैं। कूट पे आप जाइएगा, आसानी से 2 ऑप्शन छट गया, चौथा का कोई महत्व भी नहीं है, 1 सही ही है, तो ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ए नंबर। काफी आसान सवाल है ये भी। आगे बढ़िए, अब क्या है? चौथे नंबर, ये कौन सा नंबर का सवाल है? चौथा नंबर का, एक मिनट हो गया, ये सॉरी 5वां नंबर का। द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ द डीवीसी हाइडल पावर प्लांट एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2018-19। अब ये देखिए, ये सवाल जो है आपको देखने में बहुत डिफिकल्ट लग सकता है कि सर क्या सबका याद करना होगा? नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, इकोनॉमिक सर्वे में ये सीधा का सीधा डेटा दिया रहता है, ठीक है ना। इकोनॉमिक सर्वे में जो रिन्यूएबल एनर्जी या एनर्जी सेक्टर वाला जो समरी होता है, उसमें ये डेटा सीधा का सीधा दिया रहता है, और इसका आंसर 5 का डी हो जाएगा। ये क्या है? फैक्चुअल, ये बदल चुका होगा, ये बढ़ चुका होगा, या घट चुका होगा, या बराबर ही रहा होगा, तीनों बात हो सकती है। लेकिन ये क्या है? ये इकोनॉमिक सर्वे से लिया हुआ है, मतलब जो पिछला इकोनॉमिक सर्वे है, मतलब जो
22-23 का, क्योंकि 17 मार्च को तो एग्जाम है, तो उतनी जल्दी तो इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन निकलेंगे नहीं, क्योंकि मार्च फरवरी लास्ट में ही आएगा बजट और इकोनॉमिक सर्वे। तो आपको पिछले साल वाला मतलब 2023 में जो इकोनॉमिक सर्वे और बजट आया था उस पर आधारित आपको इस बार तैयारी करनी है। और ये एग्जाम 2021 में हुआ था सितंबर के आसपास, तो ये तो 2020-21 वाला इकोनॉमिक सर्वे बजट से पूछा होगा, है ना। तो ये क्या है, इकोनॉमिक सर्वे बजट का मतलब एक सोर्स आपने आइडेंटिफाई किया कि इकोनॉमिक सर्वे और बजट को तो बहुत बढ़िया से पढ़ना है। इसका उत्तर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने छठे सवाल की तरफ। देखिए काफी लंबा चौड़ा सवाल है, 1 मिनट रुकेंगे। As of the March 31st March 2019, the Heavy Engineering Corporation has transferred 2,691.44 acres from its total land to the government of Jharkhand, which includes 656 acres of land for Ranchi Smart City 2 and 158 acres to CISF. It has given 316.19 acres of land on lease, whereas 379.71 acres of its land are encroached. How many acre of land SC has as per the original deed? काफी घुमावदार क्वेश्चन है ना, इसे कह सकते हैं कि एक डिफिकल्ट क्वेश्चन। कह रहा है सीधा कि एचईसी जो है हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन, उसके पास ओरिजिनली कितना लैंड था। अब देखिए उस समय ये न्यूज में रहा, ठीक है, जब एग्जाम हुआ है तो न्यूज में रहा है। आज इसकी बहुत रेलिवेंसी नहीं है, आज ये बहुत ज्यादा रेलिवेंट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना। लेकिन इसका जवाब हम लोग देख लेते हैं, तो 7,199.51 एकड़ भूमि, ये क्या है, न्यूज में रहा है, करंट का क्वेश्चन। इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं कि अरे ये कैसे याद होगा, ये क्वेश्चन करंट में जो पढ़ा होगा उसे याद होगा। ऐसे भी काफी ज्यादा ही, मतलब आपने जो जो भी याद किया होगा वो क्वेश्चन में ही डाल दिया उसने। और उसके बाद पूछा कि एचईसी को लैंड टोटल कितना था, जिसमें से XYZ रांची स्मार्ट सिटी को दे दिया, ABC आपके CISF को दे दिया, तो ये इसका जवाब क्या होगा, ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब क्या है। टाटा रॉबिन्स फ्रेजर लिमिटेड वाज प्रमोटेड बाय टाटा स्टील एंड ACC लिमिटेड। व्हेन वाज टाटा रॉबिन्स फ्रेजर लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड। मतलब पूछ रहा है कि TRF का गठन कब हुआ था, TRF का गठन कब हुआ था। तो ये तो एक स्टैटिक का सवाल है। TRF का गठन 1962 में हुआ था। झारखंड का इकोनॉमी पढ़िएगा तो TRF, झारक्राफ्ट, ये सब सिंपली आपको दिखाया जाएगा। तो हम लोग जो कोर्सेस लॉन्च कर रहे हैं, 2 फरवरी से हमारे कोर्सेस शुरू होने वाले हैं, उसमें अगर आप इनरोल करते हैं तो ये सब क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन हो जाएगा और आप बहुत ही आसानी से इसमें अच्छा स्कोर कर पाएंगे। इसका सीधा जवाब है। अब आपको जो रटना है वो क्या रट लेना है कि TRF का गठन क्या हुआ था जी, कब हुआ था, तो 20 नवंबर 1962 को हुआ था। 20 नवंबर 1962 को हुआ था, याद रखेंगे। और इसका फुल फॉर्म क्या है, टाटा रॉबिन्स फ्रेजर लिमिटेड, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये भी आसान सवाल है। मैच द फॉलोइंग। कौन सी फैक्ट्री का, हुडको की फैक्ट्री का है जी, वेदांता लिमिटेड का है, दालमिया सीमेंट भारत लिमिटेड। तो दालमिया सीमेंट भारत लिमिटेड सबको पता है बोकारो में, कहा है जी, बोकारो में, 3 का ए होगा। ठीक है, वेदांता आपको पता है, वेदांता कहाँ है, हरमू रांची में है। वेदांता लिमिटेड का है, हरमू रांची में है। और हुडको कहाँ है, अशोक नगर रांची में है। ये सब क्या है, ये सब आपके, ये सब डायरेक्ट सवाल है। CBA, तो सर क्या हो जाएगा इसका, CBA। देखिए डी नंबर 8 का क्या होगा, CBA। जिन्हें नहीं पता है वो एक बार और देख लेंगे। तो आपसे अगर कोई पूछे आज से वेदांता का है, तो आप याद रखेंगे हरमू रांची, क्योंकि रांची के 2 ऑप्शन दिए, हरमू भी और अशोक नगर भी। तो हरमू रांची में क्या है, हुडको, ये क्या है आपका, हुडको है ना। वेदांता आपसे कोई पूछे, वेदांता कोई पूछे तो हरमू रांची, हुडको कोई पूछे तो अशोक नगर, हुडको कोई पूछे तो कहां, अशोक नगर, ठीक है। और वेदांता कोई पूछे तो हरमू रांची और डालमिया सीमेंट बोकारो, बालीडी में है डालमिया सीमेंट बोकारो। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। रट भी सकते हैं इसे आप, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन याद रखने से आपको बहुत फायदा भी होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे ये डिस्कस भी करवा रहे हैं। चलिए अब 9वें नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। To reinforce the value chain of textile industry across the state, किस चीज को प्रमोट करने के लिए, किस चीज को, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को अक्रॉस द स्टेट। और हिंदी और इंग्लिश वाले ध्यान रखेंगे, यहां भी इसने क्या लिख दिया, टेक्सटाइल ही लिख दिया है। तो इतना ज्यादा पकड़ करके नहीं रखना है। टेक्सटाइल का मतलब कपड़ा उद्योग से संबंध होता है, ये आपको कंफर्म रहना है, ठीक है, परिधान से संबंध होता है। अक्रॉस द स्टेट थ्रू कैपिटल इन्फ्यूजन, technology transfer, skill upgradation and hand holding is one of the vision of the Jharkhand textile apparel and footwear policy। तो झारखंड सरकार ने कौन सी पॉलिसी लाई है, झारखंड टेक्सटाइल अपैरल एंड फुटवेयर पॉलिसी। और उससे क्या कर रहा है, स्किल डेवलपमेंट कर रहा है, मार्केट प्रोड्यूस कर रहा है, कैपिटल को इन्फ्यूज कर रहा है, कैपिटल लगा रहा है,
मतलब इन्वेस्टमेंट कर रहा है। सीधा सीधा सवाल क्या है कि ये पॉलिसी कब आई थी, ये पॉलिसी कब आई थी, है ना, सीधा सवाल है 2016 में। तो झारखंड अपेरल एंड फुटवेयर पॉलिसी मतलब कपड़ा से रिलेटेड पॉलिसी कब आया था दी, 2015 में, सॉरी 2016 में। झारक्राफ्ट कब आया था, 2016 में, है ना। और एक्सपोर्ट नीति कब आई थी, 2015 में। यहां मैं तीनों लिख देता हूं, झारक्राफ्ट। देखिए क्वेश्चन पेपर से ही आप कितना कुछ सीख सकते हैं और समझ सकते हैं कि क्या पूछ रहा है। झारक्राफ्ट 2016 में, ये अपेरल वाला 2016 में, और एक्सपोर्ट नीति कब आई थी, 2015 में आई थी। मतलब आप समझ गए, ये डेट से सवाल पूछता है कि कोई नीति आई थी, कोई नीति आई थी तो वो नीति का डेट क्या था। ठीक है, यहाँ पे इसका एक पैटर्न क्वेश्चन का पकड़ में आता है, इसीलिए आज ये सेशन रखा गया है, ताकि जब आपके पास नोट्स मिले, आप क्लासेस ज्वाइन करेंगे, जो आपको नोट्स मिलेगा वो आपको समझना है कि आपको उसमें देखना क्या है। तो आपको डेट देखना है। हाँ, अगली बार हो सकता है, बात को समझिएगा, अगली बार हो सकता है कि वो पूछ दे कि झारखंड अपेरल पॉलिसी 2016 में आई थी और उससे रिलेटेड तथ्यों पे ध्यान दे, तो वहां पे ये 4 बातें लिख देगा, कैपिटल इन्फ्यूजन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, स्किल अपग्रेडेशन, हैंड होल्डिंग, है ना। मतलब हैंड होल्डिंग मतलब क्या होता है, सरकार द्वारा सपोर्ट करना एंटरप्रेन्योरशिप को। चलिए, तो ये भी आपका क्लियर हुआ, 2016 में आया था कपड़ा से रिलेटेड पॉलिसी। अगला 10वें नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट मुख्यमंत्री हरित ग्राम योजना, क्या सही नहीं है मुख्यमंत्री हरित ग्राम योजना के संबंध में। अंडर दिस स्कीम यूजुअली 100 सैपलिंग आर प्लांटेड इन वन यूनिट। क्या कह रहा है, इसके तहत क्या है, 100 पौधे लगाए जाते हैं। अब हरित ग्राम का मतलब ही क्या है कि फॉरेस्टेशन से, है ना। क्या है ये, क्या है, फॉरेस्टेशन से, जंगलों से रिलेटेड, या मतलब आप कहते हैं क्या बोलते हैं उसे, इन्वायरमेंट से रिलेटेड एक प्रोग्राम है। तो देखना है ये सही है कि नहीं है। अगला क्या है, अंडर दिस स्कीम द साइड ऑफ द विलेजेस अप्रोच रोड एज वेल एज द इनर रोड कैन बी यूज्ड फॉर लीनियर प्लांटेशन। मतलब रोड के किनारे किनारे इसे लगाना है, ये भी बातें कही गई है, ठीक है ना। अब देखना है क्या इसमें सही नहीं है। फिर द स्कीम रन्स अंडर मनरेगा, बोल रहा है मनरेगा के तहत, मनरेगा मजदूरों को ये काम दिया गया है। देखते हैं ये सही है कि नहीं। अंडर दिस स्कीम ओनली 1 यूनिट कैन बी प्लांटेड इन 1 विलेज, ये बात गलत, ठीक है ना। ये बात क्या है, गलत है। बाकी हरित ग्राम योजना के लिए सारी बातें सही है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो इससे आपने क्या समझा, हरित ग्राम योजना में यूजुअली 100 सैपलिंग आर प्लांटेड इन 1 यूनिट, एक यूनिट यहाँ काम माना जाएगा, वहां कम से कम 100 पौधे लगाए जाएंगे। और एक गांव में एक से ज्यादा यूनिट हो सकता है एरिया के हिसाब से, है ना। और जो लगाने वाले मजदूरों को मनरेगा स्कीम के तहत काम करेंगे। और इसमें रोड के साइड में, रोड विलेज के इनर विलेज वाले रोड में सब जगह होंगे। मतलब देखिए, पेड़ लगाने के लिए सरकार ऐसा थोड़ी बोलता है कि आप गांव के अंदर नहीं लगा सकते, कॉमन सेंस की बात है। कॉमन सेंस पे ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो क्या है, 1 यूनिट नहीं, विलेज का साइज बड़ा हो तो 1 यूनिट में कैसे चलेगा, है ना। तो ये डी इसका आंसर हो जाएगा। नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। A total of 35 kg of food grain are provided free of cost at the doorstep to the primitive tribe population of Jharkhand under the PVTG डाक। अब बताइए, क्वेश्चन ही रिपीट हो गया। जो इस क्वेश्चन को पढ़ेगा वो ऊपर ऐसे ही सही कर देगा। यही क्वेश्चन आया था ना कि 25 केजी मिलता था, तो मैंने वहां बताया कि नहीं 35 केजी मिलता था। अब वो क्वेश्चन को दे दिया कि 35 केजी मिलता है पीवीटीजी डाकिया योजना के तहत। अब ये योजना कब आई थी बताना है आपको, इसलिए मैंने वहां पे नहीं बताया था कि ये योजना कब आई थी। बताइए, ये योजना कब आई थी, 2017 में आई थी, ठीक है। 2017 में पीवीटीजी डाकिया योजना आई थी। झारक्राफ्ट 16 में आया था, एक्सपोर्ट पॉलिसी 15 में आया था, कपड़े से रिलेटेड टेक्सटाइल अपैरल फुटवेयर पॉलिसी कब आया था, 16 में आया था। 16 में झारक्राफ्ट कपड़ा, झारक्राफ्ट कपड़ा, है ना। तो 17 में आपका पीबीटीजी, 17 में पीबीटीजी एक्सपोर्ट पॉलिसी, एक्सपोर्ट पॉलिसी 15 में, एक्सपोर्ट पॉलिसी 15 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए, ये जो यहां भी सही कर लेगा और 35 वाला लेकर के वहां भी सही कर लेगा, एक क्वेश्चन से दोनों सही हो जाएंगे। देखिए कितना लंबा चौड़ा सवाल है। द झारखंड अपॉर्चुनिटी फॉर हार्नेसिंग रूरल ग्रोथ, जोहार। अगले एग्जाम में क्या पूछ देगा, आप सुनते हैं जोहार झारखंड, अगले एग्जाम में पूछ देगा जोहार। और जोहार का बोलेगा कि फुल फॉर्म बता दीजिए, तो क्या है, झारखंड अपॉर्चुनिटी फॉर हार्नेसिंग रूरल ग्रोथ। मतलब ग्रामीण विकास के, ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए, ग्रामीण विकास क्षेत्र के विकास के लिए लाई गई योजना को ही क्या क्या नाम दिया गया, जोहार, झारखंड अपॉर्चुनिटी फॉर हार्नेसिंग रूरल ग्रोथ। प्रोजेक्ट एम टू इनहेंस एंड डाइवर्सिफाई हाउसहोल्ड इनकम इन सिलेक्ट फार्म एंड नॉन फार्म सेक्टर। मतलब एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर से भी, है ना। फॉर टारगेटेड बेनिफिशियरी इन द प्रोजेक्ट एरिया ऑफ झारखंड,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडिंग एजेंसी इन दिस प्रोजेक्ट। सीधा पूछ रहा है कि जोहार, सबसे पहले जोहार जो है वह किस लिए है, तो रूरल क्षेत्र के विकास के लिए है। पूछ रहा है कि इसमें क्या है, फार्म और नॉन फार्म दोनों से क्या करना है, इनकम को डाइवर्स, सोर्सेस ऑफ इनकम को डाइवर्सिफाई करना है। मतलब किसान सिर्फ खेती पे ही आधारित ना रहे, फिशरी भी करे, पिग फार्मिंग भी, पिग को भी पाले, गाय को भी पाले, बकरी भी पाले, मुर्गी भी पाले, अंडा भी बेचे, है ना। डाइवर्सिफाई करना है सोर्सेस को। और क्या करना है जी, और कह रहा है कि इसके लिए किसने सहायता की है जोहार के लिए, तो जोहार के लिए सहायता वर्ल्ड बैंक ने की है, याद रखेंगे। देखिए आप समझ रहे हैं ना, मतलब झारखंड की स्कीम्स को पढ़ना। झारखंड की स्कीम से ही अभी कम से कम 12 में से मुझे लगता है 12 के 12 सवाल क्या थे, झारखंड के पॉलिसी और स्कीम से ही आए थे। तो बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अगर झारखंड, और साधारण सवाल है ये सब, सीधा आप कोई भी स्कीम पढ़ते तो क्या पढ़ते, कब आया, व्हाट इज द एम, और सपोर्ट अगर कोई कर रहा है कोई एजेंसी तो सपोर्ट, है ना। और ये सब देखिए, जोहार आपसे पूछ सकता है अगले बार की, अगले बार क्या क्वेश्चन पूछेगा, जोहार that was funded by World Bank is related to what, तो आप लिखेंगे रूरल डेवलपमेंट। चलिए बात सही है, आगे बढ़ा जाए। अब देखिए थोड़ा ज्योग्राफी का सवाल है, विच डिस्ट्रिक्ट हैज लीस्ट परसेंटेज ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया अंडर फॉरेस्ट इन झारखंड। ये क्या है, फॉरेस्ट रिपोर्ट से, फॉरेस्ट रिपोर्ट सेंसस से आपके सवाल 2 4 5 सवाल आते ही आते हैं। तो कह रहा है कि झारखंड का कौन सा जिला है जहां परसेंटेज, एरिया नहीं पूछ रहा है, परसेंटेज के हिसाब से आपका क्या है, जंगल सबसे कम है। तो आपको याद रखना है जामताड़ा, है ना। जामताड़ा का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, है ना। तो जामताड़ा का नाम आपने सुना ही होगा, वेब सीरीज वगैरह भी आया है। तो जामताड़ा आपको याद रखना है कि जंगल के हिसाब से क्या है, परसेंटेज के हिसाब से झारखंड में सबसे कम जंगल कहीं पर है, तो कहां पर है, जामताड़ा। आज भी इसी को गिना जाएगा क्योंकि अभी फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 वाला पब्लिश नहीं हुआ है ना, तो आपको ध्यान रखना है जामताड़ा। चलिए आगे बढ़ते, विच ऑफ द, अब क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज इज नॉट कवर्ड अंडर द रिसेंटली लॉन्च मारंग गोमके जयपाल सिंह मुंडा। अब याद रखना है मारंग, जयपाल सिंह मुंडा के बारे में आ गया तो अभी ये क्वेश्चन तो कुछ और है, लेकिन जयपाल सिंह मुंडा क्या थे, जयपाल सिंह मुंडा ने झारखंड आंदोलन के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पहले हॉकी प्लेयर थे, उसके पहले बीकानेर रियासत में क्या थे, रेवेन्यू मिनिस्टर थे, राजस्व मंत्री थे। कहा थे, बीकानेर रियासत में थे, ठीक है। और उनको प्यार से आदिवासियों ने क्या दिया, मारंग गोम के। मारंग गोम के मतलब क्या होता है, मतलब सुपीरियर, सीनियर, है ना, सीनियर की उपाधि थी, मतलब वरिष्ठ नागरिक की उपाधि थी, मारंग गोम के। सीधा कभी सवाल आएगा कि जयपाल सिंह मुंडा को क्या कहा गया था, तो 4 ऑप्शन रहेंगे, आपको मारंग गोम के लगाना। क्या पूछा जाएगा, मारंग गोम के इनमें से किसकी उपाधि थी, तो किसकी थी भैया, जयपाल सिंह मुंडा की थी। तो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज इज नॉट कवर्ड अंडर द रिसेंटली लॉन्च मारंग गोमके जयपाल सिंह मुंडा ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। कौन सा यूनिवर्सिटी इसमें कवर नहीं है, ये क्या करेंट का क्वेश्चन है, करेंट का क्वेश्चन है। ये अभी हो सकता है कि इसे इंक्लूड कर लिया गया हो सकता है 2 4 यूनिवर्सिटी ज्यादा इंक्लूड कर लिया गया हो। इसका तो उस वक्त जवाब क्या था, लीड्स आर्ट्स यूनिवर्सिटी, लीड्स आर्ट यूनिवर्सिटी, है ना। चलिए लीड्स आर्ट यूनिवर्सिटी। चलिए ये क्या है, करंट का सवाल है। 15 नंबर में हम लोग देखते हैं, व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट मीसो हॉस्पिटल ऑफ झारखंड। तो क्या है, मीसो हॉस्पिटल के संदर्भ में क्या सही नहीं है, तो रिंची ट्रस्ट एनजीओ रन्स वन मीसो हॉस्पिटल जोन्हा इन रांची। क्या ये रिंची ट्रस्ट चलाता है, बताना है आपको सही है या गलत है। कौन सा हॉस्पिटल, मीसो हॉस्पिटल। दूसरा स्टेटमेंट क्या है जी, ओनली 1 रुपी चार्ज फॉर कंसल्टेशन इन दिस हॉस्पिटल, 1 रुपया ही लगता है। दे प्रोवाइड प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज, द हॉस्पिटल आर इन रूरल एरिया, नहीं 1 रुपया नहीं लगता, ठीक है ना, 1 रुपया नहीं लगता है, याद रखना है। बाकी क्या है, रिंची ट्रस्ट ने चलाया है, क्या है, प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड किया जाता है। और ये हॉस्पिटल क्या है, आपके रूरल एरियाज में ये ऑपरेट होते हैं, ठीक है ना, ग्रामीण क्षेत्रों में ऑपरेट किए जाते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, चार्ज नहीं लिया जाता, चार्जेस नहीं लिए जाते हैं, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। रिंची ट्रस्ट ने कौन सा हॉस्पिटल, मीसो हॉस्पिटल। देखिए अगर आपको, जो लोग भी जुड़े हैं, अगर आपको करंट अफेयर का सेशन चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, आप कोर्सेस में तो हम आपको बहुत डिटेल में करंट अफेयर करवाएंगे। उसके अलावा यूट्यूब पे भी हम लोग प्रयास करेंगे कि करंट अफेयर का कोर्स लेकर के आए, सेशन लेकर के आए। जिनको भी करंट अफेयर का सेशन चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में अगर कमेंट करते हैं और कमेंट के में अगर हमें अच्छा रिस्पॉन्स आता है
तो हम यूट्यूब पे भी करंट अफेयर लेकर के आएंगे। अन्यथा जो लोग कोर्स में इनरोल करेंगे उन्हें तो करंट अफेयर मिलेगा ही। आज जो हम ये सेशन कर रहे हैं वो सेशन इसलिए कर रहे हैं ताकि हम सोर्सेस को आइडेंटिफाई कर सके कि अगले जो 40-45 दिनों में हमें तैयारी करनी है, तो ये नहीं कि हम भटक करके कुछ भी पढ़ने लगे, बल्कि हम क्या करें, सही सोर्सेस को पढ़े ताकि मैक्सिमाइज कर सके अपने इनपुट को, अपने नंबर को। चलिए 16 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। Forest Department of Jharkhand has established a herbal demonstration nursery for demonstration training and extension purpose at। अब क्या है, ये सब करंट का क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्या बोल रहा है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने क्या किया है, डेमोन्स्ट्रेशन हर्बल डेमोन्स्ट्रेशन नर्सरी की स्थापना की है। हर्बल डेमोन्स्ट्रेशन नर्सरी की स्थापना कहाँ की है, तो बड़का गांव आप जानते हैं ये सब कहाँ है जी, हजारीबाग में। कहाँ है ये बड़का गांव, कहाँ, सॉरी माफ कीजिएगा, ये बड़का गांव नहीं होगा, ये पेटरबार बोकारो होगा, माफ कीजिएगा, है ना। ये क्या होगा, पेटरबार बोकारो। पेटरबार बोकारो में क्या हुआ है, हर्बल डेमोन्स्ट्रेशन नर्सरी। उस समय तो करंट था, लेकिन अभी ये क्या हो गया, अभी ये स्टैटिक जीके हो गया, है ना। 21 में तो करंट था, मगर 24 के एग्जाम में ये क्या हो गया, स्टैटिक जीके हो गया। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपको रट ही जाना है सारा का सारा। हर्बल डेमोन्स्ट्रेशन नर्सरी क्या है, पेटरबार बोकारो। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक मिनट, नंबर 17 देखें। आफ्टर झरिया विच ऑफ द फॉलोइंग हैज गॉट सेकंड लार्जेस्ट प्रूवन रिजर्व ऑफ कोल इन झारखंड। आपको पता है झरिया में सबसे ज्यादा कोयला है, ये अपने आप में एक सवाल है। और झरिया ही वो जगह है जहां क्या है, जमीन के अंदर अंडरग्राउंड में आग लगा हुआ है ना। झरिया ही वो जगह है जहां जमीन के अंदर आग लगा हुआ। और आपको बताना है कि झरिया के बाद सेकेंड लार्जेस्ट कोल रिजर्व कहां मिला है जी, करणपुर में मिला है। राजमहल, वेस्ट बोकारो, साउथ करणपुर। और करणपुर में भी नॉर्थ या साउथ, आपको याद रखना है नॉर्थ करणपुर। नॉर्थ करणपुर इलाके में क्या मिला है जी, कोयले का रिजर्व मिला है। झरिया के बारे में क्या याद रखेंगे, अंडरग्राउंड में यहाँ पे क्या लगा हुआ है, आग लगा हुआ है, ठीक है ना। 18 नंबर देखते हैं क्या है। इन झारखंड एरिया अंडर कल्टीवेशन वेस्टलैंड इज। अब ये सब क्या है, सीधा का सीधा इकोनॉमिक सर्वे में दिया रहता है, सीधा का सीधा इकोनॉमिक सर्वे में दिया रहता है। 4.2 इकोनॉमिक सर्वे आपको समझ में आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक सर्वे में आपको डेटा भी रहता है और आपके स्कीम्स भी रहते हैं, है ना, स्कीम्स के बारे में भी रहता है। इकोनॉमिक सर्वे काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके पेपर 2 में, ध्यान रखना इस बात को। इसीलिए ये सेशन है ताकि आप सोर्सेस को आइडेंटिफाई कर सके। अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं तो सही जगह को पढ़ें, सही चीजों पे फोकस करें, है ना। मार्केट में बहुत सी चीजें, उस पर नहीं भटकना है, सही चीजों को आइडेंटिफाई करके पढ़ना है। और दूसरी बात, जो इनरोल करते हैं उनके लिए तो कोई बात ही नहीं, उनके लिए तो हम सब कुछ करने ही वाले हैं। चलिए, Which of the following park sanctuary of Jharkhand is oldest in term of establishment? इनमें से कौन सबसे पुराना है, मतलब आप अगर किसी भी सेंचुरी के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसके डेट्स को भी देखना है। सबसे पुराना झारखंड में जो है भैया वो पलामू सेंचुरी है, ठीक है ना। लेकिन याद रखेंगे पलामू सेंचुरी, यहाँ तो पलामू लिखा है लेकिन असल में वो कहाँ है, लातेहार में है, क्योंकि पलामू से कट के ही कौन सा जिला बना है, लातेहार जिला बना है, याद रखना है। गौतम बुद्धा सेंचुरी जो कोडरमा में है, इसका कुछ पार्ट कहाँ है, गया में भी एक्सटेंशन है। कुछ पार्ट कहाँ है जी, बिहार की तरफ भी एक्सटेंडेड है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता है। मतलब कि कोई भी अगर सेंचुरी पढ़ना है, मतलब अगर इससे हमने क्या समझा कि कोई भी अगर हमें सेंचुरी पढ़ना है तो उसके बारे में उसका एरिया और डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट का डेट भी देखना है, ये भी हमें देखना है ना। बताने के लिए सब बताया जा सकता है सबका डेट, लेकिन वो मकसद नहीं है इसका मकसद क्या है इस सेशन का, कि सोर्सेस को आइडेंटिफाई करना, वरना 100 क्वेश्चन बताने में काफी समय लगेगा। हालांकि यूट्यूब पे भी कुछ सेशंस आएंगे जो एमसीक्यू आधारित होंगे, उसमें हम लोग पूरा पोस्टमार्टम करते चलेंगे। अभी तो बस क्या है, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस कर रहे हैं। चलिए अब देखते हैं। द ऑब्जर्व्ड क्लाइमेट चेंज इन झारखंड इज बिकॉज ऑफ। ऑब्जर्व क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है, ग्रीन हाउस इमिशन से, बिल्कुल हो रहा है। एंथ्रोपोजेनिक मतलब ह्यूमन इंड्यूस, मानव जाति गतिविधियां, जिसको अंग्रेजी में एंथ्रोपोजेनिक नहीं पता वो क्या है, ह्यूमन इंड्यूस, मानव के द्वारा किया गई घटनाओं के चलते, या फिर आपके एनर्जी सेक्टर में कुछ जो परिवर्तन आ रहे हैं उसके चलते, बताइए, या ऑल ऑफ दिस। देखिए इसका ऑल ऑफ दिस बी में दिया है, कॉमन सेंस की बात है, ग्रीन हाउस इमिशन का सब जगह इंपैक्ट है, मानव के द्वारा वातावरण पे किया ही जाता है इंपैक्ट, तो ऐसे भी ए और सी तो होगा ही, सिर्फ डी हो नहीं सकता है, और ऑप्शन एक बचता है बी। और एनर्जी सेक्टर के चलते तो होता ही है क्लाइमेट में चेंज, है ना, थर्मल एनर्जी के चलते, तो मान लीजिए थर्मल एनर्जी है उसके चलते क्या होता है, क्लाइमेट में चेंज तो बिल्कुल होता ही होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, साधारण सवाल है। कुछ सवाल तो मैं आप देख रहे होंगे कि सिर्फ आपको अंग्रेजी आती है तो आप सही कर लेंगे बिना आगे पीछे जाने,
मतलब कि बहुत शांत मन से पढ़ना है, बहुत शांत मन से सही दिशा में पढ़ना है, ये नहीं कि दुनिया का सारा ज्ञान अपने अंदर इकट्ठा कर लेना है। झारखंड स्टेट वाटर पॉलिसी 2011, सबसे पहला सवाल यही बन जाएगा अगले बार, मतलब इस बार, कि झारखंड ने वाटर पॉलिसी कब लाई? 2011। झारखंड कब लाया? 2016। अपेरल पॉलिसी कब लाई? 2016। एक्सपोर्ट पॉलिसी कब लाई? 2015। समझे? तो 2011 में क्या है? वाटर पॉलिसी। इसका क्या एम है जी? इसका एम क्या पूछ रहा है? झारखंड वाटर पॉलिसी 2011 reduces vulnerability towards natural hazard, conform with climate change scenario, addresses adaptation capability of institution, reduction of greenhouse gas emission। नहीं नहीं, इसका क्या होगा कि नेचुरल हजार्ड से बचाना है वाटर बॉडीज को। रिड्यूस वल्नरेबिलिटी मतलब क्या है? प्राकृतिक आपदा के प्रति भेदता को खत्म करना है, मतलब वाटर बॉडी क्या हो? पॉल्यूटेड ना हो, इसका इसे ग्रीन हाउस इफेक्ट को कम करने के लिए नहीं है, ठीक है ना। ना इंस्टीट्यूशन की एडेप्टेशन कैपेबिलिटी, मतलब कि इंस्टीट्यूशन कैसे चेंजिंग टाइम के अनुसार अपने आप को बदले, उसके बारे में नहीं है। ये बस ये है कि वाटर बॉडी को संरक्षित करना है, इससे तो भैया वल्नरेबिलिटी से और नेचुरल हजार्ड से। और ये कब आई है पॉलिसी? 2011। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। चलिए, पॉलिसी से काफी सवाल आ रहा है ना, आप लोग भी देख पा रहे होंगे। करंट अफेयर का सेशन जिसे चाहिए, जो अब देखेंगे लेट से वीडियो को, वो क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में लिखेंगे हाँ सर यूट्यूब पे करंट अफेयर का सेशन चाहिए, ठीक है। झारखंड झारखंड फेयर्स पुअरली इन टर्म ऑफ कनाल इरिगेशन बिकॉज झारखंड में क्या है? नहर सिंचाई की सुविधा बहुत कम है, मतलब उतने ज्यादा विकसित नहीं है। इसका क्या कारण है जी? रेनफॉल इज सफिशिएंट, क्या इतना बारिश हो जाता है कि नहर की जरूरत नहीं है? फार्मर प्रैक्टिस ड्राई फार्मिंग, द एरिया इज हिली, द एरिया इज फॉरेस्टेड। क्या कारण है बताइए, क्या कारण है इसका? तो इसका सबसे बड़ा कारण यही है, इसका सबसे बड़ा कारण है कि फार्म एरिया क्या है? हिली है ना। अब हिली एरिया आपको पता, पठारी इलाका, छोटा नागपुर का पठार है ना, क्या है? पठारी इलाका। आप ऐसे भी सुनते होंगे, जो झारखंड गए होंगे, झारखंड में कभी उन्होंने देखा होगा, तो क्या है? वो पूरा इलाका क्या? ऊबड़ खाबड़ है, ऊपर नीचे। पठारी इलाकों में क्या है? सिंचाई की सुविधा मुश्किल हो जाती है। अगर प्लेन रहे तब तो पानी आ सकता है ना, लेकिन क्या है? कुछ इलाके ऊपर है, कुछ नीचे है, तो नहर को बिछाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो चूंकि क्या है? यहाँ पे आपका प्लेट्यू रीजन है, हिली की जगह अगर प्लेट्यू भी दे दे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। कहने का मतलब टोपोग्राफी जो है वो क्या है? काफी ऊंची नीची है। तो याद रखना, एरिया हिली है इसलिए ये नहीं हो पाता। 23 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए कितना आसान सवाल है। झारखंड इज रिच इन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बिकॉज ऑफ, झारखंड क्या है? नवीनीकरण संसाधन में समृद्ध है। क्यों समृद्ध है जी? इग्नियस रॉक है यहाँ, लार्ज रिजर्व ऑफ फॉरेस्ट है, कोल रिजर्व है, या अबंडेंस ऑफ वाटरफॉल है? बताइए बताइए क्या होगा, बताइए क्यों है रिच इन रिन्यूएबल रिसोर्सेज? बताइए। अब कोल रिजर्व तो रिन्यूएबल नहीं है ना। पहला बात क्या, आपको लगेगा कि एनर्जी में क्यों आगे? क्योंकि कोल रिजर्व तो, लेकिन कोल रिजर्व तो रिन्यूएबल नहीं है ना। फिर क्या है? फॉरेस्ट भी क्या है? समय लगेगा, रिन्यू थोड़ी हो पाएगा। इग्नियस रॉक ये भी खत्म हो सकता है, लेकिन एबंडेंस ऑफ वाटरफॉल, यहां से क्या हो सकता है जी? आप पन बिजली परियोजना जिसे कहते हैं, है ना, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट डीवीसी, जैसे डीवीसी एक बहुत बड़ा चंद्रपुरा में, तिलैया कोडरमा में। तो ये सब आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पे रिन्यूएबल लिखा है ना, नॉन रिन्यूएबल नहीं लिखा है, नहीं तो फिर तो कोल रिजर्व भी हो सकता था। रिन्यूएबल नवीनीकरण, तो वो क्या होगा? एबंडेंस ऑफ वाटरफॉल। वाटरफॉल क्यों एबंडेंस में पूछे तो, क्योंकि हिली एरिया है, प्लेट्यू रीजन है, और यही कारण है कि सिंचाई परियोजना नहीं हो पाती है। तो एक ही बात के दोनों अलग अलग क्या इंपैक्ट है? हिली एरिया के चलते सिंचाई नहीं मिल पाती है, लेकिन वही आपको रिन्यूएबल एनर्जी के रिसोर्सेज ज्यादा मिलते हैं। समझ के बस क्वेश्चन करने की आवश्यकता है पेपर में आपको, और आप अच्छा स्कोर करेंगे। चलिए अब देखें आपका 24 नंबर क्या है? फ्रॉम द डिकेडल, अब देखिए क्वेश्चन साफ दिख रहा है मुझे, थोड़ा सामने से तो नहीं दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा शायद, मैं पढ़ देता हूं, गौर से सुनिएगा। फ्रॉम द डिकेडल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इन द स्टेट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, मतलब 10 की बारिश के संदर्भ में कथनों पर विचार करना। मिनिमम एवरेज रेनफॉल वाज रिसीव्ड ड्यूरिंग 1991-2000। थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1956 से लेकर के, क्या सवाल है कि 1956 से लेकर के 2008 के बीच में वर्षा के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, और उसमें से बताना है कि कौन सा सही नहीं है। कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन, इसे आसान क्वेश्चन की श्रेणी में कहना नहीं चाहिए। तो क्या है? मिनिमम एवरेज रेनफॉल वर रिसीव ड्यूरिंग 1991 और 2000, है ना, 1991 या 2000। फिर क्या है? 2001 से 8 विटनेस शार्प डिक्लाइन इन एनुअल रेनफॉल, ये सही है,
ये क्या है, ये बेसिकली क्या है आपके इकोनॉमिक सर्वे में ये बात डिस्कस की, ठीक है ना, ये बात डिस्कस की। स्टेट विटनेस सीवियर ड्रॉट पोस्ट 2000, सही बात है। रेनफॉल वाज मैक्सिमम, हाँ ये सही है, रेनफॉल मैक्सिमम था 91 से 2000 के बीच में, रेनफॉल क्या था, मैक्सिमम था, और 2001 के बाद डिक्लाइन किया, समझ गए। रेनफॉल क्या था, मैक्सिमम था 91 से 2000 में, ठीक है ना, यही बात दिया हुआ था आपके उस डॉक्यूमेंट में, ये गलत हो जाएगा, मिनिमम नहीं था मैक्सिमम था, समझ गए। तो ये क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन कहीं से स्टेटमेंट उठा करके डाला हुआ है। जब हम एमसीक्यू का सेशन प्रैक्टिस करेंगे तो इन सारे क्वेश्चनों को क्या करेंगे, पोस्टमार्टम भी कर देंगे, लेकिन अभी बहुत से क्वेश्चन है तो अभी हमें आगे बढ़ना चाहिए। झारखंड डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान क्या करता है जी, प्रमोट्स एफॉरेस्टेशन, सही बात की गलत बात, अंडरटेकिंग प्रोजेक्ट फॉर रिस्टोरेशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर क्या है, एड्रेसेस एडेप्टेशन कैपेबिलिटी ऑफ कम्युनिटी, कंट्रोल जीएचजी एमिशन, वही सेम टू सेम क्या कर दिया है, उसने ऑप्शंस को रिपीट कर दिया है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान क्या मतलब, जंगल लगाने में विश्वास रखता है, क्या ये बिल्कुल सही जा रहा है स्टेटमेंट, या अंडरटेकिंग प्रोजेक्ट फॉर रिस्टोरेशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, याद रखिएगा डिजास्टर मैनेजमेंट फॉरेस्टेशन कैन बी वन ऑफ द मेथड, फॉरेस्टेशन करना एक मेथड हो सकता है, लेकिन जो मुख्य काम होता है डिजास्टर मैनेजमेंट का वो क्या होता है, रिस्टोरेशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना, अब संरचना का विकास करना, बुनियादी संरचना का विकास करना, ताकि कोई आपदा आए तो उससे कैसे निपटा जाए, कैसे उसका बैकअप प्लान तैयार किया जाए। याद रखिएगा डिजास्टर मैनेजमेंट का जो देश में हेड होता है वो कौन होता है, पीएम होता है, जो स्टेट में हेड होता है वो सीएम होता है, गवर्नर नहीं होता है, ध्यान रखना है, सीएम होता है, और जिले में कौन होता है, जिले में जो कलेक्टर होता है वही इसका डीएम जो होता है वही इसका हेड होता है, ध्यान रखेंगे, समझे। तो डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर को, अब संरचना को विकसित करना उसका मुख्य लक्ष्य है। चलिए, और हेड कौन होता है, देश में पीएम, स्टेट में सीएम, जिले में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का साइज काफी बड़ा बड़ा आता है यहाँ पे, है ना, ठीक है। 26 का नंबर देखते हैं, 26 नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लान ऑफ जेएपीसीसी, पहले फुल फॉर्म याद कर लीजिए, झारखंड स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ये सीसी को ध्यान रखेंगे, क्लाइमेट चेंज, है ना, जबकि हमने जोहार का क्या देखा था, हार्नेसिंग फॉर व्हाट, हार्नेसिंग एनर्जी फॉर व्हाट, रूरल डेवलपमेंट, मतलब देखिए पूरा नहीं भी याद है ना तो भी आप एक लेवल तक याद कर सकते हैं कि रूरल डेवलपमेंट को विकसित करने के लिए जोहार आया था, और जेएपी डबल सी किसके लिए आया, क्लाइमेट चेंज के लिए। इसका काम क्या है जी, इसका काम क्या है, एक्सेस एंड रिकमेंड स्पेसिफिक मेजर फॉर क्लाइमेट चेंज, ठीक है, देखें इसका मुख्य काम क्या है, एक्सेस एंड रिकमेंड स्पेसिफिक मेजर फॉर क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, स्टार्ट सोशल फॉरेस्ट्री इन ऑल डिस्ट्रिक्ट, आइडेंटिफाई क्लाइमेट चेंज रिस्क इन वेरियस सेक्टर, डेवलप कॉम्प्रिहेंसिव स्टेट लेवल वल्नरेबिलिटी मैपिंग एंड रिस्क। देखिए सारे काम इंपॉर्टेंट लग रहा है, अच्छा सवाल है। से पूछा कि क्या नहीं है, ठीक है ना, क्या नहीं है पूछ रहा है। फिर से एक बार स्टेटमेंट्स को देखते हैं। एक्सेस एंड रिकमेंड स्पेसिफिक मेजर फॉर क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, ये तो होगा ही कि क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है उसको किस तरह से कम किया जाए, मिटिगेट मतलब क्या होता है, कम करना, उसके रिड्यूस करना, बात सही है। फिर आइडेंटिफाई क्लाइमेट चेंज रिस्क इन वेरियस सेक्टर, सही बात है, ये भी है। डेवलप कॉम्प्रिहेंसिव स्टेट लेवल, बिल्कुल इसलिए तो बना है झारखंड में, है ना, कि स्टेट लेवल पर ऐसा किया जाए, एक प्रोजेक्ट लाया जाए, एक गुट बनाया जाए, एक समूह बनाया जाए जो इस पे विचार कर सके। स्टार्ट सोशल फॉरेस्ट्री, नहीं ये नहीं होगा, ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है ना। 26 का आंसर क्या हो जाएगा जी, 26 का आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मतलब आप देख रहे हैं प्रोजेक्ट से, स्कीम से काफी ज्यादा सवाल आए, स्कीम से अभी तक मुझे लगता है 10 से 15 सवाल स्कीम के आसपास से आए, तो स्कीम्स पे बहुत फोकस करना है। चलिए, which of the following body is responsible for ensuring resource mobilization and timely delivery of mitigation and adaptation plan, फिर वही प्लान स्कीम यही सब पर है। कौन सा बॉडी है जी, देख ले क्या है, which of the following body is responsible for ensuring resource mobilization and timely delivery of mitigation and adaptation plan, कौन सा होगा जी बताइए। 27 का क्या होगा, क्या वो स्टेट वर्किंग कमेटी है, स्टेट एडवाइजरी कमेटी, स्टेट वर्किंग ग्रुप, सेक्टोरल वर्किंग ग्रुप है, या स्टेट स्टीयरिंग कमेटी है, ये क्या है, सीधा इसका जवाब है स्टेट स्टीयरिंग कमेटी। जब आप पढ़िएगा झारखंड स्पेशल को तो डिजास्टर मैनेजमेंट वाले टॉपिक के अंदर ये सब डायरेक्ट आपको सवाल मिलेंगे, ये सब वन लाइनर सवाल है, सुनने में पढ़ने में ये शब्द आपको भले ही कठिन लगे, लेकिन जब आप डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान पढ़िएगा झारखंड का तो ये सब क्या है, बिल्कुल ही एकदम आसान सवाल है, समझे। चलिए
डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में आपको एक बात याद रखना है कि इसके हेड कौन होते हैं, देश में पीएम, स्टेट में सीएम, और ये नहीं करना है कि प्रेसिडेंट होंगे, प्रेसिडेंट नहीं होते, ठीक है ना, या ये नहीं कि गवर्नर होते हैं, सीएम होते हैं स्टेट में, ठीक है। नेशनल प्लान और क्लाइमेट चेंज बाय जेएपीसीसी, मतलब जेएपीसीसी पे ही 2-3 सवाल आ गए। वो कब हुआ था जी, नेशनल प्लान कब हुआ था रिलीज इसका, जेएपीसीसी का, बताइए। 2008 में हुआ था, 9 में हुआ था, 6 में हुआ था, 7 में हुआ था, क्योंकि सब में 30 जून तो कॉमन है। 8, 9, 6, 7 बताइए। 8, 9, 6, 7 तो आपका क्या हो जाएगा, 8 में हो जाएगा, ठीक है ना। ये कब हुआ था, जेएपीसीसी, किससे रिलेटेड है भैया, क्लाइमेट चेंज से। देखिए क्वेश्चन बैंक से ही आपको कितने क्वेश्चन मिल जाएंगे। और कब आया था, 2008 में, 2008 में, ध्यान रखना। और एक्सपोर्ट पॉलिसी कब आया था, 2015 में। झारखंड कब आया था, 2016 में। चलिए 29वां नंबर, द डिस्ट्रिक्ट दैट हैज बीन चूजन फॉर ग्रीन इंडिया मिशन अंडर एनएपीसीसी इज, बताइए कौन सा डिस्ट्रिक्ट था जी। उस समय क्या है, करंट में काफी चला था, सरायकेला खरसावा। सरायकेला खरसावा जो है उसे कहां चुना गया है, ग्रीन इंडिया मिशन में चुना गया है। ग्रीन इंडिया मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन नहीं है, ठीक है ना, क्या ग्रीन इंडिया मिशन, याद रखेंगे। सरायकेला खरसावा जिला जो है उसे ग्रीन इंडिया मिशन में चुना गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टू मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ माइनिंग द स्टेट गवर्नमेंट हैज प्रपोज टू ब्रिंग लेजिस्लेटिव मेजर इन लाइन विद द मॉडल ऑफ विच स्टेट, इसको माइनिंग के इम्पैक्ट को रोकने के लिए, क्योंकि देखिए खनन से क्या होता है, कई तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं, उससे रोकने के लिए झारखंड सरकार ने कहां से लेजिस्लेटिव मेजर के तहत उस स्टेट के मॉडल को अडॉप्ट किया। जैसे आप सुनते हैं कि गुजरात का मॉडल, दिल्ली का मॉडल, फलने स्टेट का मॉडल, ये मॉडल, वो मॉडल, तो झारखंड सरकार ने किस स्टेट के लाइन पे ये मॉडल अडॉप्ट किया है, ताकि जो खनन से होने वाले जो आपके इल इफेक्ट्स हैं, जो भी उसका निगेटिव पॉइंट है, उसे कैसे रिड्यूस किया जाए, तो वो है भैया आंध्र प्रदेश। याद रखें, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट है आंध्र प्रदेश। ये सवाल आज भी इंपॉर्टेंट है, आंध्र प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते, क्योंकि आपको पता है आंध्र प्रदेश में भी काफी ज्यादा खनन वगैरह होता है। 30वां नंबर, झारखंड हैज बीन अवॉर्डेड द क्लीनेस्ट स्टेट इन स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 एंड रैंक्ड है। सीधा पता चल रहा है करंट अफेयर का सवाल है, अभी तो ये बदल भी चुका होगा, है ना। 31 का डी सेकंड होगा, ये सेकंड होता है, ठीक है, सेकंड था उस वक्त। ये करंट अफेयर, इस पे कुछ कुछ भी समझने लायक बात नहीं है, ये करंट अफेयर की बात है। 2019 का रैंक पूछा हुआ है, क्योंकि एग्जाम कब हुआ था, 2021 में हुआ था, 2019 में अवार्ड मिला था, वही पूछा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते, the only district of Jharkhand which has received a little more than the normal average limit of the rainfall till 30/9/2019, ये सब क्या है, इकोनॉमिक सर्वे में डायरेक्ट दिया रहता है कि इतना एवरेज रेनफॉल हुआ, मगर फलना फलना डिस्ट्रिक्ट ने एवरेज से ज्यादा पाया और बाकी ने एवरेज से कम पाया, है ना। एवरेज का मतलब ये कुछ जिले ऊपर होंगे, कुछ जिले नीचे होंगे, तो भैया क्या हो जाएगा इसका, इसका साहिबगंज। अब ये सब क्या है, इकोनॉमिक सर्वे का सवाल, सीधा का सीधा एकदम मैं बता रहा हूँ। आप जाकर उस वक्त इकोनॉमिक सर्वे को खोलिएगा, आपको हु बहू ये सब सवाल दिख, ये सब बातें दिख जाएंगी वहां लिखी हुई। साहेबगंज में ज्यादा हुआ था, तो इसमें कोई बात नहीं, अगले साल कहीं और ज्यादा हो सकता है, इसमें कोई मतलब ये थोड़ी है कि ये रुक गया। चलिए, द आईपीसीसी एसआरईसी एमिशन सिनेरियो फॉर झारखंड इंडिकेट दैट, आईपीसीसी एसआरईसी क्या इंडिकेट करता है जी, आईपीसीसी एसआरईसी, तो ये क्या करता है, वार्मिंग विल बी, ये बी नंबर को करता है, ठीक है ना। क्या होता है इसका मतलब, वार्मिंग विल बी रिलेटिवली ग्रेटर इन विंटर एंड पोस्ट मॉनसून सीजन, है ना। ये सीधा इसका जवाब है। आईपीएसआरईसी क्या बताता है कि वार्मिंग विल बी रिलेटिवली ग्रेटर इन विंटर एंड पोस्ट मॉनसून सीजन। ये क्या था उस वक्त, ये भी न्यूज में था, सब न्यूज वाले सवाल, ये करंट अफेयर का सेक्शन पकड़ा गया है। द लेवल ऑफ, अब देखिए ये क्या आ गया, ये आ गया आपके सेंसस से सवाल, नहीं नहीं सॉरी, इकोनॉमिक सर्वे से। सेंसस तो क्या 2011 में हुआ था लास्ट, 21 वाले का अभी तक आया नहीं है, तो ये क्या देखिए यहाँ लिख भी दिया, द लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन वाज हाईएस्ट एज पर द झारखंड इकोनॉमिक सर्वे 19-20 इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। कहाँ अर्बनाइजेशन का पॉपुलेशन सबसे ज्यादा था, बताइए। देखिए झारखंड में अर्बनाइजेशन जो है वो धनबाद में ही सबसे ज्यादा है। पूरे देश में टेली डेंसिटी में कौन आगे है, पूरे देश में टेली डेंसिटी में भी धनबाद आगे है, याद रखिएगा। और यहाँ का जो रेलवे स्टेशन है क्या है, मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट करता है झारखंड में, ये क्या है, धनबाद, बहुत इंपॉर्टेंट है। धनबाद ही क्या है, सबसे ज्यादा यहाँ अर्बन पॉपुलेशन है, याद रखिएगा। रांची से भी ज्यादा अर्बन पॉपुलेशन कहाँ है, धनबाद में है, याद रखना है। तो ये क्या होगा, 34 का सी। ये क्या है आपके, ये 19-20 में भी धनबाद ही था, और 2011 वाला सेंसस भी देखिएगा तो धनबाद ही होगा। यहाँ बता भी दिया कि मैंने कहा से पूछा, इकोनॉमिक सर्वे से पूछा है,
यहाँ तो उसने सोर्स भी बता दिया, और मैं आपको बता रहा हूं इसके नहीं भी बताए तो भी बहुत से सवाल इकोनॉमिक सर्वे से है। मैं इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा हूं क्योंकि अब वो इकोनॉमिक सर्वे आपके लिए कोई रेलिवेंट नहीं रह गया। अब जो इकोनॉमिक सर्वे रेलिवेंट है वो 2023 में आया हुआ है, और वो कब का आएगा, 2022-23 का, है ना। और बजट कब का आया होगा, 2023 में, 23-24। तो वो दोनों डॉक्यूमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, द शेयर ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इन द ग्रुप स्टेट वैल्यू एडेड जीएसबी ऑफ झारखंड इन द ईयर 2020-21, 2019-20। अब ये सब क्या है, ये सीधा बजट सर्वे का सवाल है उस वक्त के हिसाब से, तो अभी तो इसका कोई महत्व नहीं है, 39%। ये सब आपको सोर्सेस आइडेंटिफाई होगा, इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट, वो भी किसका, झारखंड का। झारखंड का अभी तक नेशनल वाले से नहीं पूछा उसने सवाल, यहीं से पूछ रहा है क्योंकि ये कौन सा पेपर है, झारखंड स्पेशल। अब क्या है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड द सेटिंग ऑफ अ प्लास्टिक पार्क एट अ कॉस्ट ऑफ 120 करोड़ इन एन एरिया ऑफ 150 करोड़ एट। सीधा का सीधा उस वक्त का करंट का सवाल है ये क्या हो जाएगा, देवघर। देवघर में अभी आपका नया एम्स भी बना, एयरपोर्ट भी बना, है ना। चलिए, तो ये क्या है, ये सब करंट अफेयर का सवाल है, इसमें ज्यादा समय अभी लगाने से कोई फायदा नहीं, इररिलेवेंट हो चुका है ये सब बात। हालांकि एक चीज याद रख सकते हैं कि प्लास्टिक पार्क कहाँ बना था, प्लास्टिक पार्क कहाँ बना था जी, तो देवघर में बना था, बस ये आप स्टैटिकली याद रख सकते हैं, बाकी तो अभी इसकी कोई महत्व नहीं रहा। मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना इज अ टारगेट सेट बाय द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड वेलफेयर एंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू फार्मर इन झारखंड वाज एग्जीक्यूटेड इन। फिर देखिए ये से सवाल आया, ये 2019 में आया था आशीर्वाद योजना, आपको सीधा याद रखना, मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना 2019 में झारखंड सरकार ने लाया था किसानों के लिए, अगस्त 2019 में, अगस्त 2019 में, है ना, मार्च में नहीं, कब लाया था, अगस्त में। देखिए, झारखंड खरीफ मार्केटिंग सीजन रन्स फ्रॉम व्हिच पीरियड, खरीफ का जो मार्केटिंग सीजन होता है वो कब से कब तक रन करता है जी, तो सबको पता है अक्टूबर सितंबर में, क्योंकि जब खरीफ का क्रॉप होगा तभी तो रन करेगा ना, अक्टूबर सितंबर में, ये समय ही है खरीफ के क्रॉप की कटाई का, ठीक है। तो अक्टूबर से सितंबर तक में, 1 अक्टूबर से 30 सितंबर तक में, ठीक है, 1 अक्टूबर से अगले साल के 30 सितंबर तक में। ये क्या है, ये सब आपके इकोनॉमिक सर्वे में क्रॉप वाले सेक्शन में, एग्रीकल्चर वाले सेक्शन में सीधा सीधा लिखा हुआ है, समझ गए। ये बातों का आप अभी याद रख सकते हैं कि खरीफ मार्केटिंग सीजन 1 अक्टूबर से 30 सितंबर अगले साल तक, मतलब एक साल तक, है ना, सितंबर से अक्टूबर, तो अक्टूबर 1 अक्टूबर से अगले साल के 30 सितंबर तक। द हेड ऑफ द परहा पंचायत इज नोन एज, ये क्या है, अब देखिए ये क्वेश्चन क्या आ गया आपके ट्राइबल पॉलिटी से। द हेड ऑफ द परहा पंचायत किसे कहते हैं जी, कोटवार को, हाथू मुंडा को, परहा राजा को, ठाकुर को, बताइए किसे कहते हैं, परहा राजा को। सीधा सवाल, परहा का हेड परहा राजा, एकदम आसान सवाल, एकदम ही आसान सवाल, कोई दिमाग लगाने की बात नहीं है। द असिस्टेंट टू विलेज हेडमैन इन अ संथाल विलेज, संथाल विलेज में गांव का जो ग्राम प्रधान होता है उसके सहायक को क्या कहते हैं, उसके सहायक को क्या कहते हैं, मांझी, मांझी कहते हैं, आप लोग सुनते होंगे मांझी को, काफी इंपॉर्टेंट टर्म है ट्राइब्स में। तो मांझी किसे कहते थे, जो एक संथाल गांव, किसका गांव, संथालों के गांव में जो हेड होता था उसका जो सहायक होता था, मान लीजिए आज मुख्यमंत्री है तो उसके जो सेक्रेटरी है, चीफ सेक्रेटरी साहब है, उसे क्या कहते थे उस समय, मांझी कहते थे। किस गांव में, याद रखना, संथाल के गांव में, ठीक है ना। और परहा पंचायत का राजा परहा राजा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ट्राइबल पॉलिटी से सवाल है। देखिए ये सब क्या है, ये सब जब पढ़ाया जाएगा आपको कोर्सेस में तो ये आपके लिए एकदम क्या होगा, आसान सवाल होगा। द रिलीजियस हेड ऑफ द मुंडा विलेज इज कॉल्ड, कौन होगा जी बताइए तो, नए, पाहन, महतो, डेहरी, महतो होगा, डेहरी होगा, पाहन होगा, नया होगा, बताइए क्या होगा। ये तो पाहन होता है ना, रिलीजियस हेड तो पाहन होता है, किसका, मुंडा विलेज का, कौन होता है जी, पाहन होता है। रिलीजियस हेड कौन होता है, मुंडा विलेज का, पाहन होता है। परहा नहीं, परहा तो परहा पंचायत का हेड होता है, परहा पंचायत का हेड परहा राज, ये पाहन है ना, ये पाहन है, याद रखिएगा। ये क्या होता है, मुंडा विलेज का प्रीस्ट होता है, पुरोहित जिसे हम कहते हैं सामान्य भाषा में, उसे ही मुंडा के गांव में क्या कहा जाता है, पुरोहित को पाहन कहा जाता है। आप अपने लैंग्वेज के अनुसार उसे कनेक्ट कीजिएगा, ठीक है। ये सब एकदम देखिए, कोई डिफिकल्ट सवाल नहीं पूछा है ट्राइब से। नेम द रूलर हु शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ नागवंशी स्टेट फ्रॉम सुतियाम्बे टू चुटिया, है ना, चुटिया, सुतियाम्बे से चुटिया तक कैपिटल ले जाने वाले कौन हुए जी, नागवंशी शासक। तो ये आपको पता है, ये सिताब राय थे। ये कौन शासक थे, सिताब राय। काफी साधारण सवाल है, एकदम फैक्चुअल सवाल है कि भैया सुतियाम्बे से चुटिया को राजधानी किसने लिया गया था, तो सिताब राय ने। किस वंश के थे, तो नागवंशी थे। तो पता है नागवंशी राज्य जो है, नागवंशी जो डायनेस्टी है वो झारखंड की सबसे पुरानी डायनेस्टी है, ठीक है, सबसे पुरानी डायनेस्टी है। और सिताब राय ने इसका कैपिटल
सितियाम्बे से कहाँ ले गए थे, सतियाम्बे से चुटिया ले गए थे। चलिए आगे आगे बढ़ते, मतलब कि डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आ रहे हिस्ट्री या आपके ट्राइबल कल्चर या ट्राइबल शासन व्यवस्था, ट्राइबल पॉलिटी से डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आ रहे। बिटलाहा क्या है, काफी साधारण सवाल। बिटलाहा क्या है, एक तरह का पर्व है, फेस्टिवल है, शादी का एक प्रकार है, एक प्रकार का कर है, टैक्स है, या एक प्रकार का सजा है। बताइए जी बिटलावा क्या है, एक पनिशमेंट है, समझे, क्या है, पनिशमेंट। बिटलाहा, बिटलाहा मतलब क्या होता है, पनिशमेंट होता है। मतलब आप समझ गए, ट्राइबल पॉलिटी से क्या सवाल आ रहे हैं, वर्ड से, मतलब उसके टर्म्स, वर्ड भी ना कहेंगे इसे, क्या कहेंगे, टर्म्स से सवाल आ रहा है। मतलब आपको क्या याद रखना है, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, टर्म्स पे फोकस करना है, टर्म्स पे, टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी पे फोकस करना है। एक मिनट, हाँ, ये नहीं कि पूरा इतिहास ही रट गए, है ना, ऐसा नहीं करना है। मतलब रटना है, पढ़ना है, लेकिन टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी पे ज्यादा फोकस करना है। एक तरह का क्या है जी, एक तरह का आपका पनिशमेंट, एक तरह की सजा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंदारा बेंसी क्या है, सेंदारा बेंसी क्या है, आदिवासी मूवमेंट है, रिलीजियस कर्मकांड है, रिलीजियस रिचुअल है, हंटिंग काउंसिल है, शिकार परिषद है, ट्राइबल डांस है। सेंदारा बेंसी क्या है जी, बताइए, सेंदारा बेंसी क्या है, ये एक हंटिंग काउंसिल है। क्या है ये, हंटिंग काउंसिल है। शिकार परिषद को क्या कहते हैं, सेंदारा कहते हैं, समझे, सेंदारा बेंसी। टर्मिनोलॉजी पे आपको ज्यादा फोकस करना, आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुंडा गांव में पंचायत की बैठक का नाम क्या होता है, द मीटिंग ऑफ पंचायत इन मुंडा विलेज इज हेल्ड एट अ प्लेस नोन एज। मुंडा लोग यहाँ मीटिंग करते हैं, उनके पुरोहित को क्या कहते हैं, पाहन, और जहां मीटिंग करते हैं उसे क्या कहते हैं जी, उसे क्या कहते हैं, तो उसे आपका कहते हैं अखड़ा, अखड़ा। जबकि नॉर्मल भाषा में अखाड़ा जो एक शब्द हो क्या है, लड़ाई के लिए, लेकिन मुंडा लोग जहां मीटिंग करते हैं उसे क्या कहते हैं, अखड़ा कहते हैं, ध्यान रखना है। टर्मिनोलॉजी पे आप ध्यान रखेंगे, यहां से भी आप देखिए लगभग 10 सवाल, 8-10 सवाल तो अभी ही दिख गए, कि बहुत ज्यादा इतिहास में घुमा करके नहीं पूछता है, वो क्या पूछता है, टर्मिनोलॉजी से पूछता है, और ऊपर ऊपर सवाल पूछ रहा है, काफी डिटेल में अभी तक तो नहीं दिख रहा है क्वेश्चन। तो अभी तक जो हमने देखा वो क्या देखा, स्कीम्स पे हमें फोकस करना, इकोनॉमिक सर्वे, बजट और टर्म्स पे फोकस करना। डोकलो सोहर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इज एसोसिएटेड विद, डोकलो सोहर प्रशासनिक व्यवस्था किस आदिवासी से संबंधित है, हो से है, खड़िया से है, बिरहोर से, उराव से है। सीधा जवाब, खड़िया के बारे में पढ़िए, खड़िया की शासन व्यवस्था, तो जो पहला व्यवस्था पढ़ेगा वो डोकलो सोहर ही रहता है, समझिए, डोकलो सोहर ही क्या है आपका, खड़िया से रिलेटेड है। सीधा सीधा सवाल है, बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता इन सब चीजों में नहीं है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ खेरवार मूवमेंट। अब देखिए खेरवार मूवमेंट के नेता कौन थे, खेरवार मूवमेंट के नेता कौन थे, शेख भिखारी थे, गणपत राय थे, सिद्धो कान्हो मुर्मू थे, ये तो सब जान रहे कहां थे जी, ये तो संथाल विद्रोह में थे। और क्या है, ये भागीरथ मांझी, ये क्या थे, भागीरथ मांझी, है ना। खेरवार मूवमेंट के अध्यक्ष कौन, मतलब नेता कौन थे, भागीरथ मांझी थे। चलिए, which of the following eminent personality from Jharkhand opposed the conversion of tribal people to Christianity under the influence of Christian missionaries? कौन थे जी वो, कौन थे जिन्होंने कहा कि नहीं हमें क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट नहीं होना, क्योंकि आपको पता है 1813 के चार्टर एक्ट के बाद क्रिश्चियनिटी जो है उसका प्रभाव बढ़ गया था, मिशनरीज को क्या मिल गया था, आपका आजादी मिल गई थी, और खासकर ये ट्राइबल इलाका में ज्यादा इन्फिल्ट्रेट कर गए थे, क्योंकि वहां जो जो लोग थे वो ज्यादा वल्नरेबल थे, वो ज्यादा भोले भाले थे, उन्हें समझाना, उन्हें बहकाना ज्यादा आसान था। मगर एक व्यक्ति हुआ जिसने इसका विरोध किया, और उनका नाम था कार्तिक उरांव। याद रखेंगे, कार्तिक उरांव वो व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया था, कन्वर्जन का विरोध किया था, प्रोसेलिटाइजेशन जिसे कहते हैं उसका विरोध किया था कार्तिक उरांव जी ने, ठीक है, ध्यान रखना। अकॉर्डिंग टू बीपी केसरी, विच ऑफ द फॉलोइंग कास्ट इज नॉट कंसिडर्ड सदन। बीपी केसरी के द्वारा सदान किसे नहीं कहा जाता है, सदान किस जाति से संबंध नहीं है, तो भूमियार, भूमियार तो अपर कास्ट है ना, भूमियार का सदान से कोई लेना देना नहीं है, याद रखेंगे आप, भूमियार का सदान से कोई लेना देना नहीं है, बिहार का एक वर्चस्वशाली कास्ट रहा है ये आज भी। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब इज इंक्लूडेड इन द ऑफिशियल लिस्ट ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब इन झारखंड। ये तो क्या है, सीधा सीधा सवाल है कि कौन सा एक जनजातीय भाषा है जो झारखंड के आधिकारिक अनुसूचित जन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब इज इंक्लूडेड इन द ऑफिशियल लिस्ट, सॉरी भाषा नहीं, कौन सा एक जनजाति है जो शेड्यूल ट्राइब के लिस्ट में इंक्लूडेड है, गांडिया, प्रजा, भुंजा, बिरजिया। बताइए क्या होगा इसका जवाब, इसका जवाब क्या होगा, तो बिरजिया। बाकी सब क्या है, ये सब नॉन शेड्यूल्ड है, अनुसूचीबद्ध नहीं है, ये सूचीबद्ध नहीं है, जबकि बिरजिया क्या है, एक सूचीबद्ध अनुसूचित जनजाति है। तो ये जो क्या है, सूचीबद्ध अनुसूचित जनजातियों का जो सूची है उसमें जो जनजातियां उसके बारे में आप पढ़ लेंगे तो ये जवाब आप बिल्कुल बना देंगे, साधारण सवाल है।
चलिए, तो यहाँ पे आपके 50 सवाल कंप्लीट हुए। अगर इस 50 सवाल के बाद आप देखना चाहें कि सवाल आए कहाँ से, तो सबसे पहले तो आपको पता चला कि जितने भी इकोनॉमिक सर्वे और बजट है वो देख लेना है, प्लस आपको क्या देखना है, ट्राइब से रिलेटेड टर्म्स को देख लेना है, टर्म्स को देख लेना है, प्लस आपको क्या पता चला, प्लस आपको पता चला कि जितने भी आपके स्कीम्स वगैरह सरकार के द्वारा लॉन्च किए गए, उस स्कीम्स में भी आपको क्या डेट और थोड़ा उसका एम के बारे में देख लेना। ये 3 आपका आता तो इस 50 में से लगभग आप 45 क्वेश्चन सही कर लेते, 2-4 क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता था, मगर इसमें से आप लगभग 40 प्लस और हो सकता 45 के 45 सही कर लेते, 50 में से 45। ठीक है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए, इस सेशन का यही उद्देश्य है। चलिए थोड़ा हिस्ट्री की तरफ आ गया है कि विच पार्टी रेज द स्लोगन झारखंड अबुआ डाकू डीको सेनुआ, झारखंड इज आवर्स, द डकॉइट डीको शैल हैव टू क्विट इन 1952 जनरल इलेक्शन। 1952 के आम चुनाव में किसने ये नारा दिया था कि झारखंड अबुआ डाकू डीको सेनुआ, है ना, कि जो बाहर के लोग हैं जिन्हें डीकू कहते थे, मतलब कहते तो डाकू थे मगर अंग्रेजों ने डीकू लिख दिया, तो उसे क्विट करने के लिए किसने कहा था जी, कौन सी पार्टी का ये नारा था, तो एक ही पार्टी थी जो उस समय वर्चस्व में थी, झारखंड पार्टी, जिसका गठन किसने किया था, जयपाल सिंह मुंडा ने, वही जयपाल सिंह मुंडा जो क्या थे, हॉकी के खिलाड़ी थे और उसके बाद बीकानेर रियासत में राजस्व मंत्री थे। ठीक है ना, तो झारखंड पार्टी, और ये क्या थी, मुख्य विपक्षी दल थी, मुख्य विपक्षी दल थी उस समय बिहार में, याद रखिएगा, लगभग 34 सीट जीत करके झारखंड पार्टी उस समय मुख्य विपक्षी दल थी। व्हाट इज ब्राइड प्राइज अमंग द हो कम्युनिटी नोन एज, अब आपको पता है क्या होता है, ब्राइड का प्राइज लगाया जाता है, जैसे क्या होता है नॉर्मल जो आप देखते हैं व्यवस्था में, वहां क्या है, डाउरी है, मतलब पुरुष पैसा लेता है, लेकिन ट्राइब्स में क्या है, महिलाओं के पक्ष में पैसा दिया जाता है शादी के समय, और कहा जा रहा है कि हो में जो ये पैसा दिया जाता है उसे क्या कहते हैं, बूरू कहते हैं, गोनम कहते हैं, दाम कहते हैं, डीरी कहते हैं, वो कम्युनिटी में गोनम कहते हैं। ठीक है ना, याद रखना है, मतलब टर्म्स पे ही सवाल आ रहे हैं, टर्म्स पे ही सवाल आ रहे हैं, गोनम। 53 53 नंबर, which of the following personality was involved in the formation of छोटा नागपुर उन्नति समाज in 1913, जयपाल सिंह मुंडा, कार्तिक उरांव, फादर कांस्टेंट लिवेंस या थेवले उरांव, बताइए क्या होगा जी, बताइए इसका क्या होगा, इसका उत्तर हो जाएगा थेवले उरांव। आपको पता है जे बार्थोलेमन ने क्या बनाया था, जे बार्थोलेमन ने क्रिश्चियन एसोसिएशन बनाया था, लेकिन उसे बाद में क्या कर दिया गया, उसे बाद में छोटा नागपुर उन्नति समाज नाम दे दिया गया और जे बार्थोलेमन को ही संघ से निकाल दिया गया था, और यहीं पे बनी थी क्या, छोटा नागपुर उन्नति समाज, जिसमें थेवले उरांव का अहम भूमिका था। ठीक है ना, जयपाल सिंह मुंडा तो बहुत बाद में सीन में आएंगे, कार्तिक उरांव तो अभी आपने पढ़ा कि इन्होंने कन्वर्जन का विरोध किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, मतलब झारखंड इतिहास से सामान्य समान सवाल है। इन विच ईयर वाज झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल सॉर्न इन, झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद ने कब शपथ ली थी, कब आया था जी अस्तित्व में, बताइए, 11 सितंबर 87, 31 दिसंबर 91, 9 अगस्त 95, 5 जनवरी 95, बताइए 54 का क्या हो जाएगा, 54 का ये आया था 95, 9 अगस्त 1995 को यह अस्तित्व में आया था, याद रखेंगे। झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद, क्योंकि आपको पता है ट्राइबल बाहुल क्षेत्र है, ट्राइब्स की अपनी एक कल्चर होती है, अपनी एक आइडेंटिटी होती है, तो उन्हें क्या है, कल्चरल आइसोलेशन, कल्चरल प्रिजर्वेशन की जरूरत है, और इसीलिए झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद लाया गया। कब लाया गया, तो 9 अगस्त 95 को लाया गया। झारखंड पॉलिटी से रिलेटेड एक बहुत ही साधारण सा सवाल है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। In British period, a special tax was levied on the farmer of Singhbhum on rearing silk। अच्छा ये बताइए किस तरह का सिल्क होता है जी झारखंड में, टसर सिल्क होता है, कौन सा सिल्क होता है, टसर सिल्क होता है। एंड लाख ऑन सच ट्री एज कुसुम एंड असन, कुसुम और असन के पेड़ थे, ये भी आपसे कभी पूछ सकता है। व्हाट वाज द टैक्स कॉल्ड, मतलब कि जो सिल्क पे था वो कौन सा टैक्स लिया जाता था अंग्रेजों द्वारा, अंग्रेजों द्वारा कौन सा टैक्स लिया जाता था, तो वो कहते थे दाल कट्टी, दाल कट्टी टैक्स कहते थे उसे, दल कट्टी, सॉरी दाल नहीं, दल कट्टी टैक्स कहते थे उसे। इस पे तो दल कट्टी टैक्स किस पे लिया जाता था, सिल्क वीविंग पे लिया जाता था, किसके द्वारा लिया जाता था, अंग्रेजों के द्वारा लिया जाता था। पूछे झारखंड में किस प्रकार का सिल्क होता है, तो टसर प्रकार का सिल्क होता है। चलिए आगे बढ़ते, अब क्या है जी, बेरू गोसाई इज वर्शिप्ड एज विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल पावर बस, सोरिया पहरिया, मतलब बेरू गोसाई भगवान, जैसे हम पढ़ते हैं इंद्र पुरंदर, अदिति तो मदर ऑफ गॉड, उसी तरह कह रहा है कि सौरिया पहरिया जो जनजाति है वो बेरू गोसाई की पूजा करती है। वो बेरू गोसाई एक्चुअली में है क्या, तो कुछ नहीं, वो सन है ना, सूरज की पूजा। हर कम्युनिटी पूरे वर्ल्ड में किसी ना किसी रूप में सूरज की पूजा करती ही है। एक महत्वपूर्ण पूजा का जो तरीका है वो क्या है, छठ पूजा, वो भी सूर्य की पूजा है ना।
तो याद रखना है सूर्य की पूजा है। और एकमात्र कम्युनिटी जो क्या है डूबते हुए सूर्य की भी पूजा करती है वो कौन सी है, वो बिहारी कम्युनिटी है, क्योंकि उगते हुए सूरज की भी पूजा होती है और डूबते हुए की भी होती है, याद रखना है। बाकी सब क्या करते हैं, सूरज की पूजा तो सब किसी न किसी रूप में करते ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच फेस्टिवल ऑफ झारखंड इज नोन एज फेस्टिवल ऑफ फ्लावर? फेस्टिवल ऑफ फ्लावर तो ये सबको पता होना चाहिए, ये तो काफी कॉमन है। क्या होगा, सरहुल, है ना। उरांव जनजाति द्वारा क्या किया जाता है, सरहुल। सरहुल क्या होता है, सरहुल फेस्टिवल जो होता है वो कौन सा होता है, फूलों का त्योहार होता है सरहुल। उरांव जनजाति द्वारा बेसिकली ज्यादा सेलिब्रेट किया जाता है। मतलब कि ट्राइबल कल्चर से सीधे सीधे सवाल है यार, मतलब इतना अगर आप एक बार कोर्स में एनरोल कर लेते हैं तो ये सब सवाल आपके लिए एकदम हलवा हो जाएगा। मुझे लगता है आप 100 में से कहीं 70-80 ना सही करके आ जाओ। विच मूवमेंट इज डोम्बारी बोरू एसोसिएटेड विद? डोम्बारी बोरू, डोम्बारी बोरू किस मूवमेंट से लेना देना है डोम्बारी बोरू का, जी बताइए। ये संथाल हुल से लेना देना है। संथाल हुल जो हुआ था ना 1855-56 में, 57 की क्रांति के पहले का मुख्य क्रांति थे। चांद, सिद्धू, कानू, चांद, भैरव और एक गोको नाम के भी ट्राइब थे, है ना, उनसे हुआ था संथाल हुल, याद रखना है। ठीक है, मतलब साधारण क्वेश्चन है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं आ रहा है, अभी तक तो नहीं आया है, लेकिन मैं आपको वादा करता हूं अगर आप कोर्स में इनरोल करेंगे तो डिफिकल्ट भी आएगा, तो आपके लिए तो डिफिकल्ट नहीं ही होगा। विच आर द टू फॉर्म ऑफ कर्मा डांस? अब कर्मा डांस क्या होता है, ये काफी जनजातियों के बीच में प्रसिद्ध है और उसके दो प्रकार पूछे, ये थोड़ा सा क्या है टेक्निकल क्वेश्चन है और इसका उत्तर क्या होगा, खेमटा बिनसुआरी। अब देखिए ट्राइबल्स के बहुत से डांस होते हैं, ठीक है, क्वेश्चन एक पूछ दिया, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मैं कह दूं कि ये आसान है तो बिल्कुल भी आसान नहीं है, लेकिन आप यहां से याद तो रख सकते हैं कर्मा के खेमटा और भिनुसारी। हालांकि आपको इतना प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा कोर्सेज के दौरान या एमसीक्यू सेशन के दौरान कि आपको ये सब याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको बस ये काम करना है कि आपको कमेंट करना है कि आपको क्लासेस चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा, हमें पता चलेगा कि हाँ जो हम कोशिश कर रहे हैं वो फ्रूटफुल होगा, हम जो दिशा देने का प्रयास कर रहे हैं वो आपके लिए चलेगा। तो कर्मा एक प्रकार का, सबसे पहले तो पूछेगा, अगले बार क्या पूछेगा, कर्मा क्या होता है, तो कर्मा एक प्रकार का डांस होता है। ये सवाल, ये पैटर्न है जेपीएससी के एग्जाम में सवाल पूछने का, पिछले सवाल को घुमा करके। और अभी आपको याद रखना है खेमटा और भिनुसारी क्या है, भिनुसारी क्या है, कर्मा डांस का एक प्रकार है। कर्मा डांस जो काफी जनजातियों में, खोंड में भी होता है, भील में भी होता है, ध्यान रखना। Where in Jharkhand can you find Ram Rekha Dham, which is famous as a place where Lord Rama visited twice during his exile? राम रेखा धाम कहाँ है? अब देखिए ये क्या है, झारखंड के टूरिज्म से एक टॉपिक क्या दिया हुआ है, टूरिस्ट प्लेस इन झारखंड। झारखंड के टूरिज्म से ये सवाल पूछा हुआ है कि राम रेखा धाम झारखंड में कहाँ पर है, तो कहाँ है जी, साहिबगंज में, सरायकेला खरसावा में, संथाल परगना में या सिमडेगा में, याद रखना ये सिमडेगा में, ठीक है। राम रेखा धाम कहाँ है, सिमडेगा में है। अगली बार पूछेगा कि सिमडेगा में वो कौन सा स्थान है जहाँ की राम जी 2 बार आए थे अपने वनवास के दौरान, तो कहाँ आए थे जी, तो राम रेखा धाम, और वो कहाँ है, सिमडेगा में। चलिए एक मिनट रुकिएगा। 61 द स्टोरी ऑफ द एंसेस्टर ऑफ द मुंडा आर पार्ट ऑफ द ओरल ट्रेडिशन कॉल्ड, किसके थे जी बताइए। 61 का क्या हो जाएगा, मुंडाओं की पुरखा कहानी एक मौखिक परंपरा का हिस्सा, ओरल हिस्ट्री का हिस्सा है। आपको पता है रिटन हिस्ट्री का बहुत ज्यादा ट्रेडिशन भारत में नहीं था और खासकर आदिवासियों में तो बिल्कुल भी नहीं था, तो उनका क्या है, लोक कथा, लोक गीत, ये सब के माध्यम से इतिहास चलता है। तो कहा जा रहा है कि मुंडाओं की पुरखा कहानी एक मौखिक परंपरा का हिस्सा है। इस परंपरा को क्या कहते हैं, तो इस परंपरा को सोसो बोंगा कहते हैं। ऐसे ही आपको पता है मुंडा लोगों में बोंगा शब्द बहुत ज्यादा फेमस है, सिंह बोंगा जैसे आपने सुना होगा मुंडा रिवोल्ट के समय। तो बोंगा शब्द से आपको याद रखना है कि मुंडाओं का ओरल ट्रेडिशन कहाँ है, तो बोंगा में, तो सोसो बोंगा। बाकी आपको कहीं भी यहाँ बोंगा शब्द नहीं दिखेगा, ठीक है, सोसो बोंगा। फिर क्या है जी 62 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रेडिशनल ऑर्नामेंट ऑफ वीमेन इन झारखंड? निम्नलिखित में से कौन झारखंड की महिलाओं का पारंपरिक आभूषण नहीं है, पारंपरिक आभूषण नहीं है, कौन सा है? ये भी क्या है, थोड़ा टेक्निकल बात है, क्योंकि इतने आभूषण है तो इसमें कितना ही याद रख सकता है आदमी, लेकिन पहला जो है वो पारंपरिक आभूषण नहीं है। तो यहां से 3 तो याद रख सकते हैं कि तरका, हंसली और तरपत। तो ये तरपट, तरका, तर दोनों में और हंसली, ये तीनों क्या, ये तो पारंपरिक है। अगली बार ऑप्शन में ये तीनों में से कोई आएगा तो आप इतना तो याद रख ही सकते हैं। बाकी क्या है कि एमसीक्यू के प्रैक्टिस से धीरे धीरे ही याद होते हैं, ये बैठ करके लिस्ट बना के याद करने से कभी याद नहीं होगा जब तक आप एमसीक्यू नहीं लगाएंगे। तो तरका, हंसली, तरपट, ये तो क्या है, सांस्कृतिक आभूषण है, पारंपरिक आभूषण है। जबकि पायल क्या है,
पहला क्या है आपका, ये ट्रेडिशनल आभूषण नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच क्रिश्चियन प्रीस्ट इज नोन फॉर हिज कमेंडेबल वर्क ऑन राम कथा। मतलब भारतीय परंपरा से तो कोई भी प्रभावित हो जाता है, तो कौन से क्रिश्चियन प्रीस्ट थे जिन्होंने राम कथा के लिए उल्लेखनीय कार्य किया? कौन थे जी? फादर एफ हान, कॉन्स्टेंट लेवियंस, फादर जे हॉपमैन या फादर कैमिल बल्के? कौन थे बताइए, कौन थे जी इसमें? तो ये आपको याद रखना है, फादर कैमिल बल्के। आपसे पूछे कि पहला कौन था जेसुइट जिसने संस्कृत सीखा, तो वो थे रोबर्टो डिनोबली। कौन थे जी? रोबर्टो डिनोबली। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने संस्कृत पढ़ा था, है ना। जिन्होंने, जैसे आप सुनते हैं कि मुसलमानों में सबसे पहले अबुल फजल, ये क्या नाम है आपका, अल बरूनी ने पढ़ा था। तो क्या नाम है इनका? रोबर्टो डिनोबली। और आप जो ये डिनोबली स्कूल आप लोग झारखंड के जो होंगे जानते होंगे, तो वो इन्हीं के नाम पर है ना, रोबर्टो डिनोबली। थे कहाँ के भैया? तो इटली के थे, याद रखिए। कहाँ के थे ये? इटली के थे। और संस्कृत पढ़ने वाले पहले विदेशी विद्वान थे, पहले क्रिश्चियन विद्वान थे। चलिए, फादर कैमिल बुल्के, राम से इनका लेना देना है ना। कैमिल बुल्के का किससे लेना देना है? राम कथा से लेना देना है। तो ये क्या है, लिटरेचर वाला जो पोर्शन है उससे सवाल आया है कि मेजर लिटरेरी फिगर्स ऑफ झारखंड, तो कैमिल बुल्के राम कथा, कैमिल बुल्के राम कथा। हु इज द ऑथर? देखिए दूसरा सवाल लिटरेचर वाले से, लिटरेचर वाले से दो सवाल अभी आप लोग देख चुके। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक डस्ट स्टॉर्म एंड हैंगिंग मिस्ट, अ स्टडी ऑफ बिरसा मुंडा एंड हिज मूवमेंट इन छोटा नागपुर? बताइए जी कौन होगा? एस सी रॉय, भी वीरोत्तम, के एस सिंह, जी जेसी झा। किसने बिरसा मुंडा पर एक किताब लिखी? कौन सी? डस्ट स्टॉर्म एंड हैंगिंग मिस्ट, अ स्टडी ऑफ बिरसा मुंडा एंड हिज मूवमेंट इन छोटा नागपुर 1874 टू 1901। किसने लिखा है जी? तो ये लिखा आपके के एस सिंह ने। के एस सिंह के द्वारा बिरसा मुंडा पर कौन सा किताब लिखा गया? डस्ट स्टॉर्म हैंगिंग मिस्ट। तो देखिए पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, आप अगर थोड़ा वर्ड्स को पकड़ ले कि डस्ट स्टॉर्म किसने लिखा, के एस सिंह ने लिखा, तो आप यहां तक पहुंच जाएंगे, उत्तर तक पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, हु कॉल्ड द हो क्या नाम है इसका? हु कॉल्ड द होस लड़का कोल्स? किसने कहा जी? लड़का कोल्स। होस को, हो जनजाति को लड़का कोल किसने कहा? लड़का कोल किसने कहा 65 का? तो क्या हो जाएगा? ऐसा टिकेल ने कहा। किसने कहा? ऐसा टिकेल ने कहा लड़का को। चलिए, मथुरा कहानी दैट कंटेन फोक स्टोरी ऑफ द मुंडा वाज रिटन बाय। मथुरा कहानी दैट कंटेन्स फोक स्टोरी, अभी ये क्या है, अभी भी लिटरेचर पर से 4-5 सवाल तो अभी ही दिख गए। तो ये क्या है, किसने कहा था, ये किसने लिखा? मथुरा कहानी दैट कंटेन्स फोक स्टोरी ऑफ मुंडास। अब मुंडाओं से रिलेटेड एक लोक कथा की किताब है, क्या है? मथुरा कहानी। मथुरा कहानी किसने लिखा है? ये लिखा आपके मेनास ओरिया ने। मेनास ओरिया ने, हाँ मेनास ओरिया ने ही लिखा है इसे। ठीक है, किसने लिखा? मेनास ओरिया ने मथुरा कहानी। अगली बार पूछेगा मथुरा कहानी जो मेनास ओरिया ने लिखा, किसके टेल्स को, किसके लोक कथाओं के लिए है? तो मुंडा के लिए है, याद रखिएगा, मेनास ओरिया। देखिए, द बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एट काके हैज द फॉलोइंग फैकल्टी। अब क्या है, अब एक टॉपिक क्या आता है? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ झारखंड। बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी काके, सबसे पहले तो यही याद रखना है कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ है? बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी काके में। काके कहाँ है? रांची में। और एक आपसे अगर पूछे कि बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बीआईटी, तो वो कहाँ है? सिंदरी में, धनबाद में। याद रखना है, ये क्या है? एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। वो क्या है? इंजीनियरिंग कॉलेज है ना, इंजीनियरिंग का यूनिवर्सिटी है। तो क्या है, इसमें कौन सी फैकल्टी नहीं है? विच हैज द फॉलोइंग फैकल्टी। अच्छा, कौन कौन सी फैकल्टी है ये पूछ रहा है, ठीक है। मतलब कौन कौन सी पढ़ाई यहाँ होती है? एग्रीकल्चर की होती है, एग्रीकल्चर वेटनरी साइंस फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर एंड वेटनरी साइंस, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री। तो इसका जवाब भी क्या होगा? इसका जवाब होगा वेटनरी की भी होती है, फॉरेस्ट्री की भी होती है और एग्रीकल्चर की भी होती है। तीनों की ही होती है, याद रखिएगा। एग्रीकल्चर की भी, वेटनरी आप जानते हैं मवेशियों से रिलेटेड और जंगल से आधारित, मतलब जंगल पे भी अनुसंधान के का केंद्र है। जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या याद रखना है कहाँ पे? काके में है। जबकि बीआईटी मैंने क्या कहा? सिंदरी में है, ठीक है ना। सिंदरी कहाँ है? धनबाद में। और उर्वरक जो ये फर्टिलाइजर फैक्ट्री है वो भी कहाँ है? धनबाद में है। और उसी फर्टिलाइजर फैक्ट्री में कभी कौन काम करते थे? आपके ए रॉय साहब काम करते थे, जिन्होंने क्या किया? गोल्फ ग्राउंड में 1973 में क्या किया? जेएमएम की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान निभाया था। और उनका एक अपना संगठन था, एमसीसी, मार्क्सिस्ट कोऑर्डिनेशन कमिटी। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखना है। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है कि बहुत लंबा चला जाएगा, इसलिए ज्यादा पोस्टमार्टम नहीं हो रहा है। पोस्टमार्टम के लिए आपको और भी सेशंस आएंगे आगे,
आपको बस क्या करना है, कमेंट कर देना है कि हाँ सर हमें ऐसे सेशन चाहिए। मार्क द करेक्ट ऑप्शन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी एट रांची। सबसे पहले याद करिए, फाउंड्री और फोर्ज से रिलेटेड टेक्नोलॉजी वाला इंस्टीट्यूट भी कहाँ पे है, रांची में। वॉज सेटअप इन कोलैबोरेशन विद, किसके साथ मिलकर के बनाया गया, तो यूएनडीपी यूनेस्को के द्वारा मिलकर के क्या बनाया गया है जी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी। किसने मिलकर बनाया, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और यूनेस्को ने मिलकर के बनाया है, फोर्ज, फाउंड्री और फोर्ज के लिए, है ना। हु रोट द बुक जीसस चाटिया चिंतामणि, बायोग्राफी ऑफ जीसस क्राइस्ट इन नागपुरी, है ना, नागपुरी भाषा में 1963 में जीसस पे एक बायोग्राफी लिखी गई और इसका क्या नाम था, ईशु चरित्र चिंतामणि। ईशु चरित्र चिंतामणि किसने लिखा था जी, तो ये क्या स्टेन स्वामी ने लिखा था, फादर पीटर शांति नवरंगी ने, फादर हॉपमैन ने, फादर अरिपरामिल ने, नहीं तो ये किसने लिखा था, पीटर शांति नवरंगी साहब ने क्या लिखा था, जीसस चरित्र चिंतामणि, ईशु चरित्र चिंतामणि। किस भाषा में, अगली बार पूछेगा, नागपुरी भाषा में। नवरंगी साहब ने लिखा था, फादर पीटर शांति नवरंगी साहब ने, है ना। जबकि हॉपमैन का नाम कहाँ आता है जी, हॉपमैन का नाम छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट के प्रारूप को तैयार करने में आता है, समझे। और उनके साथ और किसका नाम आता है, जॉन लिस्टर का नाम आता है, ध्यान रखेंगे। कब किया था, 1903 में। और वाइसरॉय कौन था उस वक्त, तो लॉर्ड कर्जन था, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ संथाल परगना डिस्ट्रिक्ट गजेटियर पब्लिश्ड इन 1910। इसका संथाल परगना डिस्ट्रिक्ट गजेटियर जो 1910 में प्रकाशित किया गया था वो किसने लिखा था, तो अभी मैंने बताया कि छोटा नागपुर वाला हॉफमैन और लिस्टर ने, और संथाल परगना वाला LSSO मैली ने, है ना, LSSO मैली। मैली भी याद रखेंगे तो आपका काम चल जाएगा। तो संथाल से आपको मैली याद रखना है और छोटा नागपुर टेनेंसी वाले से आपको हॉफमैन याद रखना है। कीवर्ड्स को पकड़ना है, बाकी सब कुछ सही हो जाएगा। चलिए 70 क्वेश्चन हो गए। हमने क्या देखा कि सवाल बहुत ही डिटेल से नहीं आ रहे हैं, बहुत ही मतलब क्या है कि अगर आप पूरे टॉपिक को पढ़ लेते हैं एक बार ऊपर ऊपर से तो मैक्सिमम सवाल आपके सही हो जाएंगे। ये परेशान नहीं होना है, पूरा इतिहासकार या पूरा ज्योग्राफी या फिर पूरा आपको भूगोलवेत्ता नहीं बन जाना है, सामान्य अध्ययन ही करना है, सामान्य अध्ययन से ही सवाल आ रहे हैं। मार्क द करेक्ट ऑप्शन, फूलो झानो मुर्मू मेडिकल कॉलेज। अब ये सब क्या है, फूलो झानो मुर्मू मेडिकल कॉलेज इज एफिलिएटेड टू, पूछ रहा है कि ये जो कॉलेज है मेडिकल कॉलेज ये किससे एफिलिएटेड है, किससे एफिलिएटेड है जी बताइए। क्या सिद्धो कानो यूनिवर्सिटी से है, नीलांबर पीतांबर से है, रांची से है, या सिद्धो कानो मुर्मू यूनिवर्सिटी से है। इसका क्या हो जाएगा, ये कहाँ है, सिद्धो कानो मुर्मू यूनिवर्सिटी से है। अब आपको पता है ये जो फूलो झानो है इनका भी कहाँ योगदान था, इनका भी आपके संथाल वाले रिवोल्ट में योगदान था। कहा जाता है कि उनकी बहन ही थी। और यूनिवर्सिटी भी कौन सा, सिद्धो कानो मुर्मू यूनिवर्सिटी से ही इनका कॉलेज एफिलिएटेड है, ठीक है। चलिए वो थोड़ा हिस्ट्री भी पता हो तो अंदाजा भी लगाता है आदमी, तो उसे जो स्मार्ट गेसिंग कहते हैं वो कर सकते हैं। अब देखिए ये शायद कूट वाला सवाल है, हाँ कूट वाला, पहले स्टेटमेंट पढ़ ले फिर कूट की तरफ जाएंगे ये। लेकिन हालांकि करंट अफेयर का शायद सवाल है ये। कंसिडर द 34th नेशनल गेम हेल्ड इन झारखंड, ये करंट अफेयर का ही सवाल है। इट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन द ईयर 2011 इन रांची। अच्छा सॉरी करंट का नहीं है, ये क्या है, गेम का है, लेकिन स्टैटिक से पूछ दिया गया, स्टैटिक से कनेक्ट कर दिया गया है, कह सकते हैं काफी पुराना 2011 का सवाल मान लीजिए है भी, तो कितना डिफिकल्ट सवाल है, आपको कैसे याद रहेगा, 2021 में ये एग्जाम हुआ था और ऑप्शन में 2011 की बात की है। खैर देखते हैं 34th नेशनल गेम कहाँ हुआ था, कह रहा है रांची में हुआ था, देखते हैं हुआ था कि नहीं हुआ था। इसका मस्कोट क्या था, तो छावा था। और छावा क्या था, तो एक बेबी डियर था, एक क्या था, एक शिशु हिरन था। तीसरा बात क्या है जी, झारखंड ने इस राष्ट्रीय खेल में 33 स्वर्ण जीते थे। अब 2011 में अगर हुआ है तो कैसे याद रहेगा कि 2000 की 33 जीता था या 35, डिफिकल्ट क्वेश्चन है। इन टेबल ऑफ मेडल झारखंड बेट फर्स्ट पोजीशन, और कह रहा है कि झारखंड को पहला स्थान मिला था, ठीक है। चलिए अब इसका देखें आंसर क्या है, इसका आंसर ही देख सकते हैं, बाकी तो कुछ इससे सीखने लायक बात मुझे लग नहीं रहा है जिसमें कुछ सीखा भी जा सकता है। क्योंकि अब तो ये क्या है, करंट ओरिएंटेड सवाल ही आएगा, ये सवाल आएगा तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा जी, कितना नंबर सवाल है ये। अब इतना बड़ा है कि फिर से पीछे जाना पड़ेगा, एक सेकंड रुकेंगे, फिर से पढ़ना पड़ेगा पूरा स्टेटमेंट। 72 नंबर क्या कह रहा है, ऑर्गेनाइज इन 2011, 2011 में हुआ था कि नहीं हुआ था, छावा 33 और फर्स्ट। चलिए अब देखते हैं 2011, एक तो पता चल रहा है कि क्या है, मतलब 4 गलत है, 1 2 3 4 भी सही हो सकता है, 72 का
कुछ भी इसमें सीखने लायक नहीं है, फर्स्ट नहीं था झारखंड, इतना ही बस जानना, कुछ भी सीखने लायक इसमें नहीं है, क्या बदल चुका, इसको इतना लोड नहीं लेना, ये करंट से जुड़ा हुआ सवाल है। चलिए अब क्या है, कुछ पर्सनालिटीज का नाम है और किस गेम से जुड़ा, ये सही सवाल है। आपको होता है सिल्वेनस डुंगडुंग किस खेल से जुड़े, शुभ लक्ष्मी किस खेल से जुड़ी है, प्रेमलता अग्रवाल किस खेल से जुड़े हैं, और अरुणा मिश्रा किस खेल से जुड़े हुए हैं। अरुणा मिश्रा किस खेल से जुड़े हुए हैं, तो सिलनेवस किससे जुड़े हैं, हॉकी से। डुंगडुंग साहब किससे जुड़े हैं, हॉकी से। ए का 4, तो जिसमें इसमें ए का 4 नहीं है पहले हटा दीजिए। फिर क्या है, शुभ लक्ष्मी किससे जुड़ी, क्रिकेट से, हजारीबाग की है शुभ लक्ष्मी, क्रिकेट से जुड़ी है, तो बी का 3, बी का 3 इसमें भी है इसमें भी है, चलिए ठीक है। फिर क्या है, प्रेमलता अग्रवाल, प्रेमलता अग्रवाल माउंटेनिंग से जुड़ी है, ठीक है। अरुणा मिश्रा बॉक्सिंग से जुड़ी है, तो 4321, 4321 नंबर ए सही हो जाएगा। याद कर लीजिए, सिल्वेनस डुंगडुंग साहब हॉकी से, शुभ लक्ष्मी बहुत फेमस है क्रिकेटर है, प्रेमलता अग्रवाल माउंटेनिंग से, और अरुणा मिश्रा बॉक्सिंग से। मिश्रा जी किससे जुड़ी है, बॉक्सिंग से जुड़ी है। 4321 ये सवाल है जो थोड़ा सा आप कुछ सीख भी सकते हैं इससे। चलिए अब बताइए, स्टेडियम कहाँ कहाँ है जी, किनन स्टेडियम, मैकन स्टेडियम, परमवीर एल्बर्ट एक्का स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम। किनन स्टेडियम तो बहुत पुराना है, जमशेदपुर में, ए का 4 हो जाएगा, ए का 4। किनन स्टेडियम में पहले इंटरनेशनल मैच भी हुआ करते थे, है ना, किनन स्टेडियम में पहले इंटरनेशनल मैच भी हुआ करते थे, ए का 4 हो जाएगा। मतलब ये क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 74, ए का 4, ए का 4 और किसी में है भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सीधा का सीधा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए देख लेते हैं, किनन स्टेडियम जमशेदपुर, मैकन स्टेडियम रांची में है, ठीक है ना, परमवीर एल्बर्ट एक्का स्टेडियम, ये शहीद हो गए थे नक्सलाइट मूवमेंट के दौरान ही, है ना, इनको अगवा कर लिया गया था, एल्बर्ट साहब जो थे, और इन्होंने शहादत दी थी। और क्या, इंडोर स्टेडियम ये दुमका में, याद रखेंगे, याद कर लीजिए, किनन जमशेदपुर, मैकन रांची, एल्बर्ट एक्का गुमला, वहीं के थे वो, इंडोर स्टेडियम दुमका, एल्बर्ट एक्का गुमला इंडोर दुमका। चलिए ये याद करने लायक बात है, मतलब साधारण सवाल है, एक भी आपको पता था तो आप कर देते। महेंद्र सिंह धोनी प्लेड इज फर्स्ट वनडे इंटरनेशनल मैच अगेंस्ट विच कंट्री, ये बता दीजिए क्रिकेट के प्रेमियों, ये बता दीजिए। और धोनी उस मैच में क्या हुए थे, आउट हो गए थे, रन आउट हो गए थे, है ना, बांग्लादेश के खिलाफ मैच था, बांग्लादेश के खिलाफ मैच था, और वो क्या हो गए थे, 0 पे रन आउट हो गए थे। ये अच्छा सवाल है, इंटरेस्टिंग सवाल है। अच्छा अभी देखिए 76 नंबर, अंडर सीएनटी एक्ट हु हैज द पावर टू ऑर्डर फॉर सर्वे एंड प्रिपरेशन ऑफ रिकॉर्ड ऑफ राइट, ये क्या होगा, ये डिप्टी कमिश्नर हो जाता है, ठीक है, ये क्या हो जाता है, ये डिप्टी, अंडर सीएनटी एक्ट विच हैज द पावर टू ऑर्डर फॉर सर्वे एंड प्रिपरेशन ऑफ रिकॉर्ड ऑफ राइट, नहीं नहीं सॉरी, सर्वे नहीं, डिस्प्यूट में जब भी होगा तो डिप्टी कलेक्टर होगा, डिस्प्यूट हमेशा डिप्टी कलेक्टर सॉल्व करेगा, सर्वे हमेशा स्टेट गवर्नमेंट ही करती है, जो आप भूमियारी सर्वे ये सब पढ़ते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 76 का बी हो जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट हो जाएगा, ठीक है ना, राज्य सरकार, सर्वे हमेशा करेगा राज्य सरकार। चलिए कोरकार लैंड इज ऑल्सो नोन एज, कोरकार लैंड को और क्या कहते हैं जी, कोरकार लैंड को क्या कहते हैं बताइए, अरियत, भावला खनवत, जल शासन। अब क्या है, टाइप्स ऑफ लैंड से ये सवाल है, कोरकार लैंड में ये तीनों प्रकार आते हैं, अरियत भी आता है, भावला भी आता है, और जल शासन भी आता है। क्या होता है नहीं होता है, जब हम लैंड के टाइप पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी क्या है, काफी ज्यादा समय लगेगा, तो हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कुछ दिनों में आपका क्या है, एमसीक्यू का भी सेशन आपके यूट्यूब पे चालू हो जाएगा, अगर आपका रिस्पॉन्स सही रहा, और वहां हम एक एक क्वेश्चन का, एक एक चीजों का क्या करेंगे, विस्तार से पोस्टमार्टम करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। When was the international cricket stadium constructed by Jharkhand State Cricket Association? पहला इंटरनेशनल स्टेडियम कब बना था जी, बताइए बताइए, काफी इंपॉर्टेंट है, झारखंड में स्टेडियम बना था, काफी गर्व की बात है कि यहाँ मैच भी होते हैं। इंटरनेशनल 2013 में बना था, है ना, 2013 में बना था, याद रखना है, क्या बना था, झारखंड में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा। चलिए विच एक्ट ऑफ सीएनटी, काफी इंपॉर्टेंट है, सीएनटी और एसपीटी से 10 नंबर के सवाल आने की संभावना रहती है, मतलब 5-5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं। एक्ट पे लोग बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, लेकिन एक्ट से ऐसा भी नहीं कि 10 सवाल एक्ट से आएंगे या 5 सवाल एक्ट से आएंगे। ये देखिए हम लोग देख लेते हैं, विच सेक्शन ऑफ सीएनटी हटाया कब है, 1908 में, है ना, इसके बारे में एक सेशन मैंने लिया हुआ है, टॉक्स अबाउट द राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी रैयत फॉर द यूज ऑफ लैंड, ये आर्टिकल 21 में। तो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की कौन सी धारा भूमि के उपयोग के संबंध में अधिभोगी रैयत के अधिकार के बारे में प्रावधान करती है, क्या हो जाएगा जी, क्या हो जाएगा 79 का, 79 का बी होगा, सेक्शन क्या होगा, सेक्शन 21 होता है इसका जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं।
विच सेक्शन ऑफ एसपीटी एक्ट प्रोवाइड अबाउट ट्रांसफर ऑफ रैयत राइट? एसपीटी का कौन सा रैयत राइट के लिए बताइए, ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आर्टिकल, मेरे हिसाब से ये सेक्शन 20 या 19, रुके एक सेकेंड, एसपीटी एक्ट ये 20 होगा, ठीक है, ये क्या होगा 20 होगा। 20 क्या कहता है, बाकी और भी धाराएं हैं वो हम लोग देख लेंगे। 20 क्या कहता है रैयत के बारे में, चलिए आगे बढ़ते हैं। मतलब एसपीटी और सीएनटी एक्ट से 2-4 सवाल आए हैं। सेटलमेंट ऑफ वेस्टलैंड लायबल टू बी सेट असाइड इफ नॉट कल्टिवेटेड विद इन, बंजर भूमि की बंदोबस्ती को निरस्त किया जा सकता है यदि उस पर खेती नहीं की जा रही है। कितने साल की खेती नहीं की जाएगी तो उसको निरस्त कर दिया जाएगा, लैंड आपसे छीन लिया जाएगा, आपका जो उस पर राइट है वो निरस्त कर दिया जाएगा। 5 साल अगर आपने खेती नहीं की तो बंजर भूमि आपके अधिकार क्षेत्र से निरस्त कर दी जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लास ऑफ टीनेंट, कौन इसमें से टीनेंट का प्रकार नहीं है, बताइए कौन इसमें से टीनेंट का प्रकार नहीं है? मुंडारी खूंट कटीदार बिल्कुल टीनेंट का प्रकार है, टेन्योर होल्डर भी टीनेंट है, रैयत तो टीनेंट है ही, भूयारी खूंट कटीदार ये नहीं है। मुंडारी खूंट कटीदार है जबकि भूयारी खूंट कटीदार ये टीनेंट का प्रकार नहीं है, समझ गए, ये टीनेंट का प्रकार नहीं है। भूयारी लैंड कौन सा होता है? प्राइवेट लैंड होता है। चलिए, सीएनटी एक्ट वाज इनेक्टेड ऑन, बताइए जी, ये तो सीधा सवाल है, 11 नवंबर 1908 है ना, 11 नवंबर 1908, 11 नवंबर 1908 याद रखना है। सीएनटी एक्ट कब आया था? 11 नवंबर 1908 को आया था। देखिए, द प्रोविजन ऑफ रिव्यू इन एसपीटी एक्ट इज डिस्कस्ड इन, मतलब रिव्यू कैसे किया जा सकता है एक्ट पे, अगर मतलब कोई सेक्शन पे किसी चीज को लेकर के अगर विवाद है तो उसे रिव्यू करने का जिम्मेवारी किस एक्ट में, मतलब राइट किस एक्ट में है? तो ये एक्ट नंबर 60 में है कि रिव्यू किया जा सकता है। एक्ट एसपीटी के एक्ट नंबर 60 में है कि जो चीजें हैं, जो भी मतलब ये क्या बोलते हैं प्रोविजन है, उसे रिव्यू किया जा सकता है। कंडीशंस जो है या जो भी आपके पास परिस्थितियां आई तो उसे रिव्यू किया जा सकता है, किसमें? एक्ट नंबर 60 में, याद रखेंगे, ठीक है। एसपीटी और सीएनटी पे भी हम लोग एक सेशन लेकर के आएंगे। देखिए क्या है कि समय बहुत कम है, तो आप लोग जिन्हें भी एकदम डिटेल में पढ़ना है तो वो क्या करेंगे, वो कोर्सेस में एनरोल कर लेंगे। धनंजय आईएएस एकेडमी का नंबर आपको मिल जाएगा, आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो आपसे टीम कांटेक्ट कर लेगी, है ना, तो वो आपके लिए ज्यादा सही रहेगा। और बाकी यूट्यूब पे भी सेशन लाएंगे, लेकिन सच बात तो यही है कि जो सीरियसनेस हम क्लासेस में दे सकते हैं वो शायद यूट्यूब पे उतना मुश्किल हो, क्योंकि समय बहुत कम है। अगर समय रहता 3-4 महीने का तो यूट्यूब पे भी बहुत कुछ हो जाता, लेकिन आपको पता है, तो आप अगर एकदम सटीक तैयारी करना चाहते, क्योंकि ज्यादा समय नहीं और चांसेस बहुत अच्छे हैं आपके, 207 पद आपके डिप्टी कलेक्टर के हैं, है ना, तो वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा आपके लिए अगर आप सही ढंग से प्रिपरेशन करते हैं। चलिए, विच सेक्शन ऑफ एसपीटी एक्ट टॉक अबाउट एक्सचेंज ऑफ रैयत लैंड, कौन सा सेक्शन संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की कौन सी धारा रैयती भूमि के विनिमय के बारे में प्रावधान करती है? 85 का क्या उत्तर हो जाएगा जी? अच्छा, ये टी कोड पे आप ध्यान नहीं दीजिएगा, ठीक है ना, ये सारे ऑफिशियल आंसर की से हम लोग बता रहे हैं आपको। 85 का सी। देखिए क्या है, जेपीएससी में कुछ सवाल क्या होते हैं गलत सही भी हो जाते हैं, लेकिन जो ऑफिशियल आंसर की हम उसी को सही मान लेते हैं, क्योंकि बाद में क्या वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में दिखाने के काम आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऑफिशियल आंसर की को ही सही मान के चलेंगे, है ना, क्योंकि बहस करने से तो कोई फायदा होता नहीं है, जेपीएससी को चेंज नहीं करना होता तो नहीं ही करती है चेंज। ये धारा 23 में क्या है, रैयती लैंड के एक्सचेंज के बारे में है। अब एसपीटी और सीएनटी से आप देख रहे हैं 5-5, 7-7 सवाल आते ही आते हैं। अब देखिए, all application under SPT Act shall be made within, क्या है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत सभी आवेदन दिए जाएंगे। कब दिए जाएंगे जी? कब दिए जाएंगे? 7 साल फ्रॉम द डेट ऑफ ऑकरिंग ऑफ द एक्शन, क्या है, 7 years from the date of the occurring of the action, 7 years from the date of the occurring of the action, 5 years from the date of the occurring of the action, 1 year from the date of the occurring of the action, या 3 years from the date of the occurring of action। क्या कह रहा है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत सभी आवेदन दिए जाएंगे। कितने दिनों के अंदर आवेदन दे देना है? तो ये 1 साल के अंदर ही आवेदन दे देना होता है, ठीक है, याद रखना है। स्टेटमेंट कुछ भी हो, देना कब होता है? 1 साल के अंदर ही आवेदन दे देना होता है। रिव्यू किससे होता है? एक्ट नंबर 60 से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 2-4 कुछ सवाल और हैं। जोजो हाटू जो पश्चिमी सीबू में स्थित है किसके लिए प्रसिद्ध है जी? ये क्या आ गया, मिनरल से सवाल आने लगा, है ना। जोजो हाटू आपका क्रोमाइट के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ है? सीबू में, सीधा सवाल है। आप पढ़िएगा जब इसका ज्योग्राफी में या इकोनॉमी में भी कह सकते हैं,
है ना, इकोनॉमिक ज्योग्राफी जिसे आप कहते हैं, है ना, इकोनॉमिक ज्योग्राफी का ये सवाल है। झारखंड में यूरेनियम के भंडार, सभी जानते हैं यूरेनियम के भंडार कहाँ है जी, यूरेनियम के भंडार तुरामदी में भी है, जादूगोला में भी है, नरवाहरपुर में भी है। ये क्या है, ऑल ऑफ दीज में है। कहाँ है, 88 का बी हो जाएगा आंसर। ये क्या है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी के सीधे सीधे सवाल है। एक चार्ट आपको दिया जाएगा, उस चार्ट में ही आपको सब कुछ पता चल जाएगा। 10 सवाल और है, 10 से 11। द राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एंड सेटलमेंट एक्ट 2017 शैल डीम टू हैव कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम। फिर देखिए एक्ट, स्कीम, ये सबसे सवाल है। तो ये कब आया था जी, झारखंड उचित मुआवजा एवं पारदर्शी भू अर्जन पुनः स्थापन एवं पुनः बंदोबस्ती संशोधन अधिनियम 2017 प्रभावी कब से माना जाएगा। तो कब से माना गया इसे प्रभावी, कब से माना गया, 1 जनवरी 2014, क्या नाम है, 2014 से, बैक डेट से इसे प्रभावी माना गया था, ठीक है ना, 1 जनवरी 2014 से। एक्ट आया 17 में, लेकिन अमेंडमेंट 17 में आया और बोला गया कि 2014 की भूमि से ही प्रभावी माना जाएगा। अंडर द झारखंड रेंट कंट्रोल एक्ट 2011 सलामी फाइन और एनी टाइप सम इन एडिशन टू द रेंट ऑफ बिल्डिंग शैल नॉट एक्सीड। अब ये सब क्या है, ये सब कानून से रिलेटेड है। ये जितने भी लैंड रेवेन्यू के कानून, ये लैंड सेटलमेंट के कानून है, उससे रिलेटेड है। एसपीटी, सीएनटी और लैंड सेटलमेंट, लैंड सेटलमेंट के जितने भी कानून होते हैं वहां से सवाल है। तो ये क्या है जी, कितने महीने के अंदर कर देना होता है, 1 महीने का किराया, है ना, 1 महीने का किराया। देखिए जब तक आप पूरा एक्ट नहीं पढ़ेगा, इसे समझाने का कोई फायदा नहीं है। पढ़ाने में 1 घंटा लगता है, आधा घंटा लगता है, 40 मिनट लगते हैं एक एक एक्ट को पढ़ाने में। तो ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ 2 मिनट में वो क्या हो जाएगा, तो मैं रट के आके आपको बता दूं, उससे कोई फायदा नहीं होगा। जब तक आप पूरा उसका बैकग्राउंड नहीं समझेंगे, परिस्थितियों को नहीं समझेंगे, तो क्या है, हवाबाजी वाली बात यहाँ होती नहीं है, और खासकर मुझसे तो नहीं हो पाती है। आप अच्छे से इनरोल करें, या फिर मैं कोशिश करूंगा कि यूट्यूब पे भी इंपॉर्टेंट सेशन लाऊं, लेकिन जो इनरोल कर लेते हैं, क्योंकि समय कम है, तो वो ज्यादा बेनिफिट में रहेंगे, उन पे ज्यादा ध्यान दिया जा सकता है। और आपको क्या है, कोर्सेस में आपको जीएस पेपर 2 का तो लाइव क्लासेस मिलेगा ही, साथ में 1 के लिए भी आपको क्लासेस मुफ्त में मिलेंगी उसके साथ ही, है ना। चलिए, पीपरवार, अशोक, सारधू एंड मगेध आर कोल माइंस इन अपर दामोदर वैली इन द सीडी ब्लॉक ऑफ। अब अशोक, सराधु, मगेध, पीपरवार, ये सब कहाँ है जी, ये सब कहाँ है, सीधा सवाल, ये सब टंडवा में है। कहाँ है, टंडवा में है। कहाँ है, टंडवा ब्लॉक में है, ये अपर दामोदर वैली के ब्लॉक से। चलिए कुछ और सवाल। नगरी विलेज इज फेमस फॉर द ओरिजिन ऑफ रिवर स्वर्ण रेखा एंड। नगरी विलेज से कौन कौन सी नदियां निकलती है जी, तो स्वर्ण रेखा के साथ साउथ कोयल निकलती है, बस याद रखिएगा, नगरी से स्वर्ण रेखा और साउथ कोयल, स्वर्ण रेखा और साउथ कोयल नदियों से सवाल है। मोतीझारा जलप्रपात किस नदी पर बनता है, मोतीझारा जलप्रपात अजय नदी पर बनता है। अजय बिहार में, अजय, क्यूल, ये सब आप जानते हैं, बिहार में भी आती है, ये अजय पे बनता है, मोतीझारा, मोतीझारा जलप्रपात। चलिए, रिवर कन्नर विच ओरिजिनेट फ्रॉम सरगुजा ऑफ छत्तीसगढ़। सबसे पहली बात तो रिवर कन्नर कहां से आता है, छत्तीसगढ़ के सरगुजा से। एंटर झारखंड फ्रॉम विच ब्लॉक ऑफ गढ़वा डिस्ट्रिक्ट, थोड़ा डिटेल वाला सवाल पूछ दिया है ना, तो ये भंडारिया, क्या थोड़ा डिटेल वाला है कि ब्लॉक बताइए, थोड़ा ज्यादा टेक्निकल कर दिया गया। हालांकि कुछ क्वेश्चन क्या है ऐसे आएंगे, इतना टेंशन नहीं लेना। आपने अभी तक देखा 94 क्वेश्चन हो गए, 70-75 क्वेश्चन तो एकदम आसान है। मतलब अगर बेसिक पढ़िएगा तो आपका 70-75 हो जाएगा, और वो काफी होता है यार, 70-75 बहुत होता है। उसके बाद निगेटिव है नहीं, आप खेलिएगा भी कुछ थोड़ा सा, है ना, और अच्छे से पढ़िएगा तो ये सब क्वेश्चन भी सही हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ये क्वेश्चन थोड़ा क्लियर दिख नहीं रहा, रुकिए मैं इसे देखने का प्रयास। एज पर 2019 फिगर ऑफ कैपिटल फोर्सेस एंड ट्री कवर इन झारखंड इज, मतलब 2019 के आंकड़ों, 2019 के आंकड़ों में झारखंड में प्रति व्यक्ति वन एवं वृक्ष है। मतलब प्रति व्यक्ति आय पूछता है सब जगह, इसने क्या पूछ दिया, प्रति व्यक्ति वृक्ष पूछ दिया। ये क्या हो जाएगा, 0.08 हेक्टेयर। ये सब क्या है, इकोनॉमिक सर्वे बजट में सीधा डेटा दिया हुआ है, सीधा का सीधा फॉरेस्ट, मतलब ये इकोनॉमिक सर्वे बजट में फॉरेस्ट वाले सेक्शन में ये सीधा डेटा दिया रहता है, ठीक है। तो 95 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सारी चीजें आपको करवा दी जाएंगी कोर्सेस में, आप एक बार एनरोल हो जाइए। 2 फरवरी से चल रहा है, आपको पेपर 2 का लाइव क्लासेस मिलेगा। समय नहीं है तो पेपर 1 के काफी सारे रिकॉर्डेड, काफी सारे के पूरे आपको रिकॉर्ड लेक्चर्स मिल जाएंगे। और आप दोनों पेपर में, मैं आपको दावा करता हूं, आप 320 प्लस स्कोर करेंगे। आप अच्छे से पढ़ेंगे तो 300 प्लस तो करेंगे ही, और नहीं तो आप लगभग 300 से 320 के बीच में पक्का स्कोर करेंगे, अगर आप 1 महीना उसी कोर्सेस को देखते रहते हैं तो। चलिए, झारखंड के किस सेंचुरी का क्षेत्रफल सर्वाधिक है, किसका है जी,
पारसनाथ का है, पलामू का है, डलमा का है, महुआर का है। बताइए बताइए किसका है? 96 का क्या हो जाएगा? पारसनाथ का है, पलामू का है, डलमा का है, किसका है जी? तो पलामू का है। पलामू सेंचुरी है कहाँ? तो ये लातेहार में है। पलामू का किला और पलामू वन्य जीव अभयारण्य ये दोनों लातेहार में चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि लातेहार पलामू से ही कट करके जिला बना है ना। तो पलामू का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा बड़ा। ये क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल XC2 कंजर्वेशन। XC2 मतलब जहां है उससे दूर, मतलब जहां उसका ओरिजिन पॉइंट से दूर कंजर्वेशन कहाँ खोला गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ XC2 कंजर्वेशन। पलामू सेंचुरी, पालकोट, बेतला या बिरसा मुंडा जूलॉजिकल पार्क। बताइए बताइए क्या होगा? कॉमन सेंस की बात है यार। जियोलॉजिकल पार्क जो तो वो XC2 होता है ना। तरह जगह जगह से ला करके जू में चीजें रखी जाती है। इन सीटू क्या होता है कि जहां ओरिजिन है वहीं, जैसे वन जीव अभयारण्य हमेशा ओरिजिन पे होता है, जहां जंगल है वहां वन जीव अभयारण्य है। लेकिन XC2 मतलब ला करके बाहर से ला करके अंदर ला कर गया, तो बिरसा मुंडा जियोलॉजिकल पार्क, बिरसा मुंडा जैव पार्क। ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था। द टोटल फॉरेस्ट कवर इन झारखंड अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019। अब देखिए सीधा ये तो लिख ही दिया कि फॉरेस्ट रिपोर्ट से पूछा है। ये कितना है जी? 29.62। सीधा सीधा 29.62% है ISFR रिपोर्ट से। लेकिन ये कौन सा ISFR रिपोर्ट पूछा है? 2019 वाला पूछा है ना। अभी क्या आ चुका है? 2021 का आ चुका है, तो ये आपके किसी काम का विशेष नहीं रह गया। हाउ मेनी पॉलिसी ऑफ झारखंड गवर्नमेंट हैज मेड टू इंश्योर इंडस्ट्रियलाइजेशन इन झारखंड। ये भी कोई रुकने वाली बात नहीं है। उस वक्त 16 थी। इस बार इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ेंगे तो देखेंगे कितना आ गया है ना। चलिए आखिरी सवाल आज का। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 40% ऑफ कंट्रीज टोटल मिनरल इज फाउंड इन झारखंड। बिल्कुल सही बात है। झारखंड इज करेंटली द सेकंड इन रैंक ऑफ द कंट्री इन द टर्म्स ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। देख लेते हैं कि नहीं है। द इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ झारखंड वाज फॉर्मुलेटेड इन 2000। ये भी देख लेते हैं। द इंडस्ट्रियल पार्क पॉलिसी वाज फॉर्मुलेटेड इन 2015 है ना। 2015 नॉट करेक्ट। तो वन तो करेक्ट, वन तो करेक्ट है, तो जिसमें इसमें वन है वो हटा दीजिए, वो तो आंसर होगा नहीं। अब देखिए क्या सिर्फ 4 इनकरेक्ट है या 2 और 3 इनकरेक्ट? 4 क्या? इंडस्ट्रियल पार्क अभी तो पढ़ा कि इंडस्ट्रियल पार्क पॉलिसी 2015 में आई थी। 2 और 3 इनकरेक्ट। ठीक है, 2 और 3 इनकरेक्ट है। झारखंड सेकंड नहीं है और इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2000 में नहीं फॉर्मुलेट की गई थी। कहने का अर्थ है कि देखिए अब सेकंड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, ये तो बदल जाता है। ये तो डूइंग बिजनेस तो आ जाता है हर 1 साल, 1.5 साल, 2 साल पे, तो ये भी बदल जाता है, नीति आयोग के द्वारा लाया जाता है। कहने का अर्थ है, अब आप बात समझिए जो मैं आपको कहना चाहता हूं। अगर आप ट्राइब वाले सेक्टर को टर्मिनोलॉजी, देखिए सेशन क्यों लाया गया ये मैं आपको दिखा रहा हूं। ऐसे मैं कहता तो कोई मानता नहीं। टर्मिनोलॉजीज, ठीक है, CNT SPT, ठीक है, ये देख लेते हैं। और इसके बाद अगर आप इकोनॉमिक सर्वे, बजट और झारखंड सरकार की स्कीम्स, इतना देख लेते हैं, और करेंट अफेयर थोड़ा सा, ये 4-5 चीजों पे फोकस कर लेते हैं, तो आप समझिए कि 75% क्वेश्चन मुट्ठी में होंगे। बाकी 25% तो आप ऐसे भी कुछ ना कुछ कर वो, और अगर आपके हाथ में 75 होगा, कॉन्फिडेंस हाई रहेगा, तो उस 25 में से आप 15% क्वेश्चन करेंगे। और आप कितना भी तैयारी कीजिए, 100% तैयारी कभी होती नहीं है। वो जो कहता है वो क्या है? वो भ्रम है। तो ये आपको क्या है कि मैंने आज समझाने का प्रयास किया कि क्वेश्चंस मैक्सिमम कहाँ से आ रहे हैं, स्कीम से आ रहे हैं, सर्वे से आ रहे हैं, बजट से आ रहे हैं, करंट अफेयर का भी, और बाकी जनरल नॉलेज। किनन स्टेडियम का, महेंद्र सिंह धोनी किसके खिलाफ पहला वनडे खेले, ये कोई पढ़ने की चीज नहीं, ये अवेयरनेस है। धीरे 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 आ जाता है। तो आप कोर्सेस में इनरोल कर लीजिए धनंजय IAS एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे। आप कॉल करेंगे, आपको नंबर नहीं मिलता है तो कमेंट में लिखिए, आपसे टीम संपर्क कर लेगी। 2 तारीख से बैच शुरू होने वाला है। जितना जल्दी आप एनरोल करेंगे आपके लिए बेनिफिशियल होगा। लाइव क्लासेस में आएंगे, अपने डाउट को भी पूछ पाएंगे, आपको नोट्स मिलेंगे, PDF के फॉर्म में आपको नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे। यूट्यूब पे भी हम लोग कोशिश करेंगे सेशन लाने का। अगर आपको चाहिए यूट्यूब पे अभी कुछ करंट अफेयर, देखिए करंट अफेयर यूट्यूब पे तो कुछ लाएंगे ही लाएंगे। उसके अलावा हम लोग कोर्सेस में क्या करेंगे, डिटेल में करंट अफेयर करेंगे, पूरे 1 साल का, जब तक एग्जाम नहीं होता है ना, 1 साल या जो भी, मतलब 2023 का पूरा, और एग्जाम तक फरवरी तक, समझ गए। तो वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि वहां हम लोग एक पैटर्न में एक सही तरीके से कोर्सेस को आगे ले जा पाएंगे। वरना तो क्या है, यूट्यूब पे आप जानते हैं, यूट्यूब पे तो सब कुछ है ही, लेकिन फिर भी जरूरत है कि आप एकदम सटीकता के साथ तैयारी करें, एक एक्सपर्ट गाइडेंस के बीच में तैयारी करें, ताकि आप अपने तैयारी को एक नए मुकाम तक ले जा सके। तो अगर आपको सेशन वगैरह कुछ चाहिए होगा तो आप यूट्यूब पे लिखेंगे, कोर्सेज के बारे में भी कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे। धन्यवाद।